बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन, और शानदार दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट के पिछले 3 दिन के मैसेज को पढ़ा और लॉन्ग पोजीशंस को कैरी किया, गिरावट में ख़रीदारी की और डरे नहीं, और एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच से अगर आपने काम किया, इस मार्केट ने ज़बरदस्त पैसा बना कर दिया। चलिए वीरू में रहेंगे आपके साथ शो में। वीरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल से बुल्स का जोश हाई। निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 25,900 के पार। रिलायंस, भारती, टीसीएस और इन्फोसिस ने बढ़ाई रफ्तार। वहीं लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा बैंक निफ्टी और लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा निफ्टी मिड कैप। स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT का जलवा। हर पैमाने पर मजबूत नतीजों से दौड़ा BSE। शेयर करीब 6% की मजबूती के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही एंजल वन में जोश, वहीं अच्छे रिजल्ट से मैक्स फाइनेंशियल्स और बायोकॉन में तेजी। उधर स्पॉटलाइट शेयर SBI ऊपर और ChatGPT स्टॉक लो रहा। HCL टेक UPL में भी तेजी का। H1B वीज़ा पर ट्रंप के पॉजिटिव बयानों से आईटी शेयरों में तूफानी तेजी। 2% से ज़्यादा चढ़कर 200 डे मूविंग एवरेज के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी और LTIM 3% ज़्यादा उछले। साथ ही कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज रफ्तार। BSE के साथ साथ कैम्स और CDSL में भी बड़ी रैली। अदानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल। अदानी इंटरप्राइजेस करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। राइट्स इशू का भाव 1800 रुपये आने से जोश में शेयर। वहीं अदानी पोर्ट्स 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। अदानी ग्रीन और अदानी गैस में भी अच्छी खरीदारी। कल आएंगे निफ्टी की 2 कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स के नतीजे। 16% बढ़ सकता है हीरो का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही संवर्धन, जुबिलेंट, वोल्टा समेत वायदा की 10 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। और देश के सबसे बड़े ब्रोकर ग्रो की अच्छी लिस्टिंग। 14% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद 22% ज़्यादा ऊपर। वहीं डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर 335 रुपये पर लिस्ट। अगर तो आप लॉन्ग हैं तो फ्राइडे के लो का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, वो नहीं रख सकते हैं तो फिर कल के लो का रखें। एड जोन रहेगा 25,500 से 25,550 का, और ये फ्रेश पोजीशंस के लिए ध्यान रखिएगा। एक 25,450 के स्टॉप लॉस। आज बिहार इलेक्शन का सेकेंड और लास्ट फेज है। अगर एग्जिट पोल में एनडीए को एक बड़ी विक्ट्री मिलती है, एनडीए को, तो वो मुझे लग रहा है कि एक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। आज सुबह जब हमारी चर्चा हो रही थी तो ये चर्चा थी वीरू 25,500 के आसपास बाय करें और 25,450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। 25,450 का ही लो है वैसे आज का, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट घूमा। एक शानदार रिकवरी भी आई। हमने लॉन्ग रहें, और वैसे भी पोजिशनल लॉन्ग इस मार्केट पर व्यू है, पोजिशनल लॉन्ग रहें। आज काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल्स पर। और अगर 25,700 आपने फोर्स के साथ क्रॉस किया, 25,850 और 25,900 तक का मूव पॉसिबल है। और अगर बिहार इलेक्शन का वो एग्जिट पोल अगर मार्केट के फेवर में आए तो हो सकता है आपको कल ही देखने को मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और हमने कल व्यू लिया था वीरू कि 25,850 और 25,900 आपको शायद ये कल का व्यू था कि कल ही मिल जाए, मतलब आज। और हैरानी नहीं है कि हम 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ने सुबह एक हल्की सी डिप भी दी, उस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल तक शायद कंफर्टेबल डिप होगी, लेकिन ठीक है फिर भी। और आज एक और चीज़ बताऊं मैं, मार्केट ने आज बेसिकली किया क्या। आज मार्केट ने पॉजिटिव क्यूज़ को सलामी दी है। 2 बड़े पॉजिटिव क्यूज़ मार्केट को मिले और दोनों एक साथ आ गए एक्चुअली। पहला तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वो था बिहार पोल का जो एग्जिट पोल का जो नतीजा था, उसका रिएक्शन, जिसमें एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी मिल रही है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उससे दूर हो रहा है और उस वजह से ये एक क्लियर कट फैक्टर था। दूसरा, आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी आईटी पर नज़र रखें, और सुबह सुबह पहले घंटे में ही निफ्टी आईटी ने क्लियर कट साइंस दे दिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया H1B वीज़ा पर, और 2% निफ्टी आईटी उसकी वजह से चला।
तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया मार्केट को। डोमेस्टिक जो स्टॉक्स हैं उनके लिए एग्जिट पोल का तड़का, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स के लिए और आईटी स्टॉक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का तड़का, और चौतरफा तेज़ी मार्केट में। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बना दिया, स्मॉल कैप इंडेक्स भी चला है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, और बाजार ने उन्हें रिवॉर्ड किया जिन्होंने पिछले 3 दिनों में खरीदारी की हिम्मत दिखाई, नीचे खरीदने की हिम्मत दिखाई। 3 दिनों से हमने CNBC आवाज़ पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, हालांकि एक समय लग रहा था कि वो व्यू शायद गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट कल घूमा और आज इस तरीके से वापस आया, एक बहुत ही शानदार मोमेंटम। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई शानदार मोमेंटम और बाजार बिल्कुल 26,000 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। अनुज, अब ये 2 इवेंट्स, देखिए मैं सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा पे या फिर निफ्टी आईटी पे बाद में प्रश्न करूंगा, लेकिन अब हम फ्राइडे को एक्चुअल नंबर्स भी देखेंगे। अभी तो एग्जिट पोल्स में हम रिएक्शन दे रहे हैं, हालांकि हमें मोर और लेस सेंस मिल गया है। स्टैट्स आपने देखे, सब कुछ सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखा, निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखे, क्योंकि आज सारी कमान या फिर निफ्टी को फोर्स प्रोवाइड किया निफ्टी आईटी ने। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले अशोक लेलैंड के नंबर्स आ रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, जो एस्टिमेट थे उससे अच्छे हैं प्राइमा फेसी, और 771 करोड़ है नेट प्रॉफिट, जो एस्टिमेट से करीब 60-70 करोड़ ज़्यादा है। रेवेन्यू भी एस्टिमेट से स्लाइटली बेटर है, तो ठीक है, प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ऑल टाइम हाई के करीब है। देखिए वीरू, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। इससे पहले मेरा व्यू ये है कि आप मार्केट में ना लॉन्ग रहें और अगली गिरावट में ऐड करें। देखिए, अगर आपने मिस कर दिया तो अब आपको थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, ये मार्केट है ही ऐसा, इसमें हिम्मत करने वालों को ही पैसा बनता है। तो हिम्मत अगर आपने करी थी, और कल मार्केट ने साइन दे दिए थे, आई थिंक कल जिस तरीके से मार्केट घुमा था साइन मिल गए थे। आज भी मार्केट ने आपको एक डिप दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी मार्केट ने डिप आपको। अब ये मार्केट शायद धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े, और एक जो हमारा एक पर्सपेक्टिव था ना कि नवंबर या दिसंबर में वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है निफ्टी का आना चाहिए ऑल टाइम हाई का, वो हो जाए शायद। ये तो खैर 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई इससे भी थोड़ा सा ऊपर है। और इसका एक रीज़न ये है कि अब आईटी और बैंक्स दोनों चल रहे हैं। आईटी, बैंक्स, अगर आप देखें, साथ ही रिलायंस भी तेज़ी में हिस्सा ले रहा है। अब पहले रिलायंस नहीं चल रहा था, अब एटलीस्ट रिलायंस ने भी चलना शुरू किया। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया मार्केट का, जिसमें सब के सब हैवी वेट चल रहे हैं। भारती चल रहा है, आप देखिए, तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं मार्केट के पास। थोड़ी सी एक सेंस बन रही है कि धीरे धीरे शायद एफआईएस की भी वापसी होगी, और आज मुझे लग रहा है शायद वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो एफआईएस की तरफ से, जो एक इतने शॉर्ट्स उन्होंने कैरी करे हैं, आज शायद उन शॉर्ट्स को थोड़ा सा स्केयर हुआ हो। निफ्टी पर 25,950 से 26,050 पर अब अगली रेजिस्टेंस है, और 25,800 से 850 का अब सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस था बेसिकली, अब वो सपोर्ट हो गया 25,800 से 850, और यही आपके लिए अब एक बाय जोन होगा। अगर इस जोन में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बैंक निफ्टी पे अब हम रेजिस्टेंस जोन में हैं, 58,500 से 58,700 ऑल टाइम हाई का जोन है ये, और 58,000 से 58,200 का सपोर्ट है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ इंटरेस्टिंग? जी हाँ अनुज, उसी पे आता हूँ। ये आपने सुनी निफ्टी बैंक की रणनीति, कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए। एक बार आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आइए। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। 1512 पे ट्रेड करता हुआ पोस्ट अगस्त 2024 ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है, और जिस प्रकार का बिल्डअप, डायरेक्टर साहब प्लीज ओआई रखिएगा, और जिस प्रकार की पुट्स में राइटिंग है, जिस प्रकार की हाई स्ट्राइक्स की कॉल्स में अगर आप देखें, शॉर्ट कवर है। देखिए इस स्पेस में मोमेंटम है, इस सेक्टर के, इस ग्रुप के स्टॉक्स में 58,000 शेयर जुड़े। पहले एक शॉर्ट कवरिंग का फेज आया, अब उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 0.25% हुआ है बिल्डअप। मेरी आज के अगर आप देखें तो क्रम में सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। आईटी की बहुत चर्चा हुई, और आईटी में जो चीज़ें अब नीचे से कर्व ले रही हैं, मैं हमेशा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करता हूँ। दैट्स टीसीएस। एक मतलब लार्ज कैप आईटी में सबसे बुरा फेज देख के आया था टीसीएस। आज फर्स्ट एक अटेम्प्ट लेता हुआ पोस्ट जनवरी 2025 यानी CY15 में पहली बार टू टच इट्स 100 डे मार्क, एक ऐसी परिस्थिति में जब निफ्टी आईटी 200 डे मार्क क्रॉस करने जा रहा है। तो एक ह्यूज डिफरेंशियल है जिसको अभी इसको फिल करना है, और वो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। खैर, इट्स आपकी स्टडी होगी, लेकिन मैं सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा हूँ। टीसीएस हो गया, एक अदानी पोर्ट्स हो गया, और एक लेके आइएगा हीरो मोटोकॉर्प। आज लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, पिछले 2-3 दिन अशोक लेलैंड के नाम रहे, M&M के नाम रहे, आज ये लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ और 5550 डे हाई पे 20 डे के ऊपर, और लगभग 12:30 बजे के बाद से अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो ये 3 स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर रहेगी। पर अनुज, अभी कमेंट्री में आपने जिक्र किया निफ्टी बैंक का, निफ्टी का, सही मायने पे
उस 50 EMA से हमें यहाँ पे लाकर खड़ा करने का सही अगर आप देखें तो कोई कैंडिडेट था तो वो था निफ्टी आईटी। आज ऑलमोस्ट हम 2200 EMA को छू रहे हैं अनुज। निफ्टी आईटी पे टेक क्या होगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के जो ये स्वर अब थोड़े से वीज़ा नियमों को लेकर सॉफ्ट हुए हैं उसके बाद अनुज? वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं बहुत अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ एक खुशकिस्मत मानता हूं, क्योंकि जब से मैंने ये चार्ट जीपीटी स्टार्ट किया है ना, इसमें कुछ ना कुछ हमको डेटा पॉइंट्स मिलते हैं और चार्ट के अंदर बहुत पावरफुल किसे कहते हैं शक्तियाँ होती हैं न्यूज़ प्रेडिक्ट करने की। कल चार्ट जीपीटी में हमने सबसे पहले सिर्फ निफ्टी आईटी की बात की थी, आपको याद होगा, और हमने एक बात की थी कि निफ्टी आईटी का जो चार्ट है और जो उसका रेशियो चार्ट है वो कुछ बड़ा संकेत दे रहा है, कुछ बड़ी रैली के साइन दे रहा है। ट्रिगर कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन वो सेंस थी कल एक निफ्टी आईटी के मूव पर, ये चार्ट जीपीटी में ये बात निकली भी थी इस वजह से। और दूसरा, अब निफ्टी आईटी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, इतना ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स कि 200 डे मूविंग एवरेज पर अभी आ रहा है। अब ये यहाँ पे टेस्ट है इसका, अगर तो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इसके ऊपर टिक गया अगर, तब तो ये मुझे लग रहा है कि वीरू एक शायद बड़ी वाली रैली हो सकती है, वरना खैर वेट एंड वॉच होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये निफ्टी आईटी में आज पॉजिटिविटी थी। देखिए एक चीज़ को समझिए, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, जरा निफ्टी आईटी का स्टॉक्स दिखा दीजिए एक एक करके। आज सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी, अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है, आपको लगता है कि उन्हें एकदम से इंडिया पे दया आ रही है या इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स पे एकदम से उनको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं, ये फैक्ट ये है कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि बस आप आए और आपने बोला कि कल से मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। उनका काम ही नहीं हो रहा होगा वहाँ पर। आज उनके यहाँ तो गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है वैसे तो, बाय द वे। उनके फैक्ट ये है कि आप अगर H1B वीज़ा बैन कर देंगे और आप कहेंगे कि वो सारी जॉब्स अमेरिकन को ही दो, तो अमेरिकन उस प्राइस पे वो काम नहीं करेंगे जो आपको, पहली बात तो अवेलेबल नहीं होगी उतनी वर्कफोर्स आपको जितनी आपको चाहिए, और दूसरा ये उस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, तो लॉस यूएस का ही होगा। ऑब्वियसली लॉस दोनों का होगा, लेकिन जब भी कोई दो देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो विन विन होते हैं, और ये विन विन ही चला आ रहा था इतने सालों से। इसमें ज़बरदस्ती में कुछ चेंजेस किए गए और उस वजह से ये मूव हुआ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था आज की निफ्टी आईटी में अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको इस कार्यक्रम का एक और हिस्सा बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एक फेवरेट सेगमेंट है, रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी शेयर्स। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक से स्टार्ट करते हैं वीरू। सबसे पहले BSE, शानदार नतीजे, हर पैरामीटर पर शानदार नतीजे, और आज का हमारा सुबह बिग स्टॉक भी था 5.5% ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से आज सबसे अच्छी ट्रेड मैक्स में रही, क्योंकि प्री ओपन में ये स्टॉक 2% नीचे था। मैं हैरान था, मैंने इनफैक्ट व्यू भी लिया था कि ये तो आज काफ़ी शानदार नतीजे हैं, प्री ओपन में डाउन क्यों हैं, और उसके बाद नीचे खुला 2% और 4.5% अब ऊपर है। इंटरडे में शानदार रैली 6-6.5% की। इंडसइंड बैंक एक मैसिव अप ट्रेंड में ये स्टॉक, ये पिछले महीने हमने 740 पर जब नंबर्स आए थे तब से बिग स्टॉक में इसको कैरी किया था, उसके बाद चार्ट जीपीटी में भी लिया था। ये एक कुछ अलग ही मोमेंटम में है। वोडाफोन आइडिया वाला जो मामला आया था उसमें के बाद भी इसको पॉजिटिव लिया था। और टेक महिंद्रा, वो ट्रंप के बयान के बाद आईटी शेयरों में जो जोरदार रैली आई उसकी बदौलत टेक महिंद्रा में भी एक शानदार रैली। फिसड्डी स्टॉक्स में मुझे सिर्फ एक स्टॉक समझ में आया, पीआई इंडस्ट्रीज। आज सुबह हम थोड़ा कंफ्यूज थे पीआई को लेकर कि कैसे लें इसको। नंबर्स भले ही वीक थे, लेकिन क्योंकि एस्टिमेट से ज़्यादा थे, लेकिन जो कंपनी की कॉनकॉल थी ना, उसमें कंपनी ने कहा है कि अगले साल के सेकंड हाफ तक कोई विजिबिलिटी नहीं है उनको। तो आई थिंक इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये आज का हमारा फिसड्डी स्टॉक, और आई थिंक इनमें से काफ़ी आज शायद हमने सुबह डिस्कस भी किए थे एक बार वीरो, काफ़ी स्टॉक इनमें से डिस्कस किए थे हमने सुबह। जी हाँ बिल्कुल, और आइए उसको सुनते हैं एक बार। सबसे पहले BSE, एक अच्छे नंबर्स फाइनली आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर, और सभी पैमाने पर अनुमान से अच्छे नंबर्स हैं। प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से 10.5% ज़्यादा है। स्टॉक चल चुका है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने लो से थोड़ा चला है, लेकिन BSE की फितरत यही रही है कि वो करेक्शन के बाद जब भागता है तो सीधा ऑल टाइम हाई हिट करता है। हमारा हीरो ऑफ द डे BSE आज का पहला बिग स्टॉक था, और आज ये हमारी चर्चा भी हुई थी कि आज शायद ये कमाल करेगा स्टॉक। मैक्स फाइनेंशियल, हेडलाइन नंबर आपको वीक लगेंगे, लेकिन अगर आप
इंटरनल्स में जाएंगे तो सारे नंबर, चाहे वो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट हो, चाहे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो, सभी जो हैं एस्टिमेट से काफ़ी बेटर है। तो इस वजह से इसको भी मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ। ओके, तो आज इन स्टॉक्स पे सुबह सुबह क्या डिस्कशन हुआ था, क्या आउटलुक शेयर किया गया था आपसे, आपने देखा अभी। अब आते हैं, काम करते हैं, मैं आपको इस कार्यक्रम का एक जरा सा झलकियाँ देता हूँ कि क्या क्या इस कार्यक्रम में होगा। लाइन अप क्या है, पैनल आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से स्नेहा पोद्दार होंगी। बाकी टेक्निकल पैनल में प्रकाश गावस्कर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, अमित सेठ, विकास आलूके, आशीष कैल होंगे। सुदर्शन से बात करेंगे हम आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे। इस थीम पे आज एक बार बाजार फिर फोकस कर रहा है। बीएसई के नंबर्स, ग्रो की लिस्टिंग, जान फूकती हुई इस मार्केट में, और इस अंश पे लक्ष्मण जी से बात करेंगे कैबिनेट के होने वाले अहम फैसलों पर। लाइकली भी क्या क्या फैसले ले सकती है कैबिनेट। टॉप कैश कॉल्स आएंगी, यतन से बात करेंगे हम इंश्योरेंस स्पेस पे। उसके बाद धमाकेदार ऑप्शन रिजल्ट्स प्रीव्यू में बातचीत होगी आज दीपावली से हीरो मोटोकॉर्प, आयशर, ये दो महत्वपूर्ण नंबर्स आने हैं। कंचन से बात करेंगे संवर्धन मदरसन, और आशीष से बात करेंगे वोल्टास के बारे में। और फिर आएगा चार का चौका, कंचन इंडिगो पेंट्स के बारे में बताएंगे उसके बाद, और बिग मार्केट वॉइसेस में संदीप बंसल होंगे, और उसके बाद डेली रूम चेक, निफ्टी की स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ बीटीएसटी ट्रेड। अनुज, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पैनल के साथ। गेस्ट तैयार है हमारे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका टॉप ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है लुपिन। आज फार्मा में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कल तक के लिए। लुपिन ट्रेड कर रहा है 2015। इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। स्टॉप लगाना चाहिए 2000 का, 15 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 2050 हो सकता है। ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक बन सकता है, लेकिन ये लुपिन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, लुपिन 2015 पे आपकी बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, एमएफएसएल के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। काफी लंबे समय के बाद एमएफएसएल ने 1700 का आंकड़ा ब्रेक किया है, तो एमएफएसएल के का 1700 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 29 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 85 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एमएफएसएल यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड? राजेश जी? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है थोड़ा हैंग हुआ था। अनुज जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मेरी नजर आईटी स्टॉक्स पे है। एम्फोसिस बीएफएल, इस पे मेरी नजर है। एम्फोसिस में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। पूरे जितने मूविंग एवरेजेस हम ट्रैक करते हैं वो लोअर साइड पे है। दैट्स अ ब्रेकआउट लेवल। 2850 के ऊपर का बाय बनता है तो स्टॉप लॉस होगा 2825 का। 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो है 2920 से लेकर 2950। तो एक बड़ा मूव मुझे लगता है एम्फोसिस में ड्यू है। एम्फोसिस मिड कैप आईटी में 2841 पे आपका एक बाय कॉल है। चलते हैं अब आशीष कैल जी के पास। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, जीआरएससी के नाम से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने 2 दिन पहले, और अभी कंटिन्यूएशन लग रहा है यहाँ से। वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए पिछले 2 से 3 दिन में। यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो हम देख सकते हैं स्टॉक के अंदर करीबन 3000 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2755 का। ओके, विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून। विकास जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखो, जिस तरह से आईटी सेक्टर में एक अच्छा बूम निकल के आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। मेरा भी फार्मा से कॉल रहेगा। ग्लैनमार्क फार्मा मुझे अच्छा लगता है। 1850 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा 1920 के टारगेट के लिए। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे 1820 के आसपास देखने मिल सकता है। तो ग्लैनमार्क फार्मा यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट को भी ये कॉल रिकमेंड कर चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव देखने मिलेगा 1920 के टारगेट के लिए। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा की कॉल है। टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। अब चलते हैं स्नेहा जी के पास, जो इस पैनल में आज बतौर एक फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस अर्निंग सीजन के हम बस आखिरी छोर पे खड़े हैं। मोर और लेस पूरे नंबर्स आपके पास हैं, और बाजार के हालिया मोमेंटम को आप देख रही हैं, आईटी को देख रही हैं। आप क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड आफ्टरनून। तो मैं आज पिक कर रही हूँ अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे, एंड वन ऑफ द लीडिंग पोर्ट कंपनीज है जिसकी अच्छी खासी प्रेजेंस एंड मार्केट शेयर है। एंड जो रीसेंट एक्विजिशंस जो कंपनी ने किए उससे फर्दर इनके वॉलेट शेयर भी इम्प्रूव होती है, एंड प्लस क्लाइंट स्टिकनेस भी इम्प्रूव होती है। तो अच्छे नतीजों के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। अराउंड 25-30% आप अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे 2-3 साल में उतनी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी
दिखाई दे रही बिकॉज ओवरऑल जो पोर्ट यूटिलाइजेशन है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है एंड जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स जैसे जैसे बेसिकली जीडीपी के स्ट्रॉन्ग जो नंबर्स एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स बिजनेस हैज़ टू डू वेल, तो उसमें अदानी पोर्ट्स जो कि लीडिंग कंपनी है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। तो उस नज़रिए से अदानी पोर्ट्स मैं रिकमेंड करूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1770। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए अदानी पोर्ट्स पर एक व्यू पर। अच्छा स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। स्नेहा जी, ये इस पर क्या व्यू है आपका पीआई इंडस्ट्रीज़ पर? आज कॉल थी इनकी, थोड़े से नेगेटिव साउंड कर रहे थे, आज स्टॉक में काफ़ी पनिशमेंट भी है। देखिए पीआई काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उनके जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं एंड ओवरऑल अगर आप एग्रोकेमिकल देखेंगे तो स्पेस में नंबर्स ऐसे भी उतने अच्छे नहीं आ रहे एंड इनकी जो फार्मा जो सेगमेंट एक जो निश सेगमेंट है वहाँ पे लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है बट समहाउ वो काफ़ी लॉन्ग गेस्टेशन आपका बिजनेस है जहाँ पे नतीजे आने में अभी थोड़े टाइम लगेंगे। तो पीआई इंडस्ट्रीज प्योरली अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो उसे कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिव रिएक्शन बना रहेगा। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज पे ये व्यू स्नेहा जी का, और आज सुबह जो बात हुई थी और अभी जो आपको एडिटर स्टेक में इसके बारे में टिप्पणी भी की गई। पीआई इंडस्ट्रीज आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे ₹1.5 आके ट्रेड करता हुआ। खैर देखिए, निफ्टी इसमें कोई राय नहीं कि एक सब्सटेंशियल मूव के बाद आके थोड़ा सा 25,900 के आसपास थोड़ा स्थिर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, हमें अपने ट्रेड्स को बहुत तोल मोल के लेना पड़ेगा। बट स्क्रीन पे जो चीज़ अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रही हैं उसमें एक बार लेके आइएगा। अभी मैंने ओवाइस को चेक नहीं करा है बट ज़रा प्लीज़ एक बार रखिएगा। फेडरल, देखिए हाल के मूव में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डोमिनेट किया, कैनरा बैंक ने डोमिनेट किया, बट क्या मानस फेडरल एक और मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है? और मैं इस बार ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो 12 अगस्त से लेकर अब तक चली आ रही पूरी राइजिंग चैनल के जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको भी क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो फ्लैग का ब्रेकआउट का प्रिपरेशन करता हुआ। फेडरल पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि फेडरल बिल्कुल तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। करीब 8-9 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया, ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था और ध्यान रखिए अगर ये 240-42 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर 30-40 रुपए का मूव तो जरूर देखने को मिल जाएगा। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं है इसलिए 240 का कॉल ऑप्शन ले लेंगे फेडरल बैंक का, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। ₹3.50 के का प्राइस चल रहा है, इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। ₹1.5 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, लेकिन ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 240 की कॉल ऑप्शन में फेडरल बैंक के। मीनवाइल एक बार ग्रो देखिए आप, सुबह 12% ऊपर खुला तो थोड़ा लग रहा था कि इतनी अच्छी लिस्टिंग तो नहीं हुई जितना होने चाहिए थी, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना अब हुई है लिस्ट, मतलब 28% अब ऊपर, करीब करीब 40 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर, शानदार मोमेंटम। चलिए सुदर्शन के पास चलते हैं, एक दो चीज़ें पूछनी है उनसे। पहले तो अशोक लेलैंड के नंबर्स आए, वो कैसे लगे प्राइमा फेसिस? सुदर्शन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन आई एम श्योर आप ट्रैक कर रहे हैं। नंबर्स तो अच्छे लग रहे थे, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर जो एबिटा ग्रोथ देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 11th स्ट्रेट क्वार्टर है जहाँ पे डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ देखा गया। मार्जिन 12% से ज़्यादा आया जो कि मल्टी क्वार्टर हाई है। रेवेन्यू भी इनलाइन एक्सपेक्टेशंस है और आगे जाते हुए कंपनी बोल रही है कि ग्रोथ अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अशोक लेलैंड के लिए ये है कि देखिए अगर जो आप 2025 की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन नवंबर से हाई बेस आ जाता है तो वो वॉल्यूम में थोड़ा सा वो फॉल देखने को मिलेगा। तो ये इस समय डिफ़िकल्ट होगा बोलने के लिए कि स्टॉक में अगर जो अभी भी अपसाइड बचा हुआ है या नहीं, तो उसके कारण अभी इतने रिटर्न के बाद टफ है स्टॉक के लिए आगे और चलना। चलिए टफ है स्टॉक के लिए आगे और चलना। अब इस पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद सुदर्शन से एक और सवाल पूछेंगे। स्नेहा जी, अशोक लेलैंड क्या व्यू है मोतीलाल ओसवाल में आपका? जी अशोक लेलैंड के नंबर्स तो अच्छे आए हैं एंड उनकी जो नॉन सीवी बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा पिकअप कर रही है। तो वहाँ से काफ़ी उम्मीद है बिकॉज बिजनेस में जो साइक्लिकलिटी था वो काफ़ी कुछ रिड्यूस हो जाएगा। तो एक नंबर्स को स्टेबिलिटी मिल रही है एंड प्लस अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर से अब नोटिस करोगे तो कंपनी कंटिन्यूसली मार्जिन एक्सपेंशन पे अपना स्ट्रॉन्ग फोकस बना के रखी है सो दैट मैंने मार्जिन पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो ओवरऑल बिकॉज नॉन सीवी बिजनेस जो स्पेशली जो डिफेंस सेगमेंट है उन्हें ऑर्डर्स भी
अच्छे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी उम्मीदें हैं और इसके लिए मैंने था पॉजिटिव व्यू बन रहा है। प्लस जो सीवी बिजनेस के नंबर्स भी अब अच्छे आ गए तो एक कॉन्फिडेंस को और बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमारी एटलीस्ट टारगेट प्राइस 166 है, तो यहाँ से हम अपसाइड अभी भी देख रहे हैं। ओके चलिए, अपसाइड है अभी भी यहाँ पर, 166 का टारगेट है। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, और सुदर्शन के पास ही वापस चलेंगे। और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में शानदार एक्शन है ग्रो की लिस्टिंग के बाद, बीएसई के अच्छे नंबर्स के बाद। सुदर्शन, क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे। दो कैटलिस्ट, जैसा आपने बताया, ग्रो की लिस्टिंग 12% प्रीमियम में हुआ था और अभी अगर जो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% स्टॉक ऊपर है। और दूसरा कारण है बीएसई का क्वार्टरली अर्निंग्स आया था, अर्निंग्स बहुत ही अच्छा था, तो इसके कारण सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। आप एंजल वन की बात करो, कैम्स की बात करो, सीडीएसएल की बात करो या एनएसडीएल की बात करो, सब में ऑलमोस्ट 3 to 6% का उछाल देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो का, तो ये 12% प्रीमियम में लिस्ट हुआ, लेकिन आगे क्या? तो अभी इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 83% फॉर्म करता है टोटल रेवेन्यू का, और एमटीएफ जो फॉर्म करता है वो सिर्फ 1 to 2% है। अब ये बोल रहे हैं कि एमटीएफ का ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, और कंट्रीब्यूशन जो टोटल रेवेन्यू में रहेगा वो ये 1 to 2% से बढ़कर 13% हो जाने वाला है नियर टू मीडियम टर्म में। और एट द सेम टाइम ब्रोकिंग बिजनेस का कंट्रीब्यूशन नीचे आएगा। तो ये हुआ ग्रो के बारे में। अब आते हैं बीएसई पे। सबको पता है कि लास्ट 2-3 महीने से दो हेडलाइंस बीएसई के लिए इंपॉर्टेंट रहा और दूसरे कैपिटल मार्केट प्लेस के लिए। एक, जब उनका एक्सपायरी डे चेंज हुआ था फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, और दूसरा वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर जो बात करें एक्सपायरी डे जब चेंज हुआ था ट्यूसडे से थर्सडे, तो उसका बोला गया एक्सपेक्टेशंस था कि इनका टर्नओवर कम हुआ था, लेकिन चेंज होने के बाद जब फर्स्ट एक्सपायरी डे था उस दिन का टर्नओवर था ऑलमोस्ट ₹50,000 करोड़, जो कि सिंगल डे हाईएस्ट टर्नओवर था। अब आते हैं वीकली एक्सपायरी पे। रिसेंटली आपने कमेंट सुना होगा, सेबी चेयरमैन का कमेंट सुना होगा, फिनांस मिनिस्टर का, कि कुछ भी अगर जो पेपर आता है तो ये आएगा तभी जब डिटेल्ड कंसल्टेशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ होता है, उसके बाद ही होगा, अभी के लिए कुछ नहीं होगा। तो उस दिन भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का उछाल देखने को मिला था। अब आते हैं इनके क्वार्टरली अर्निंग्स ऑपरेशनली अच्छे थे। अगर जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें ऑलमोस्ट 11% का उछाल देखने को मिला था उन्हें सिक्वेंशियल बेसिस, और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर होता है वो है ट्रांजैक्शनल चार्जेस, वहां पे भी अच्छा जंप देखने को मिला था उन्हें सिक्वेंशियल बेसिस। लेकिन एबिटा तो ग्रो किया था, मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था अराउंड 64 to 65 बेसिस पॉइंट। उसका रीजन ये था कि रेगुलेटरी चार्जेस इंक्रीज हुआ था ऑलमोस्ट 26% सिक्वेंशियली, जो कि इंक्रीज हो गया था शायद 126 करोड़ रुपए, लेकिन अर्निंग्स ओवरऑल अच्छे थे। सो दोनों कैटलिस्ट, ग्रो की अच्छी लिस्टिंग और बीएसई के अर्निंग्स और रिसेंट पॉजिटिव कमेंट्री जो सेबी चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर से आए, सबको मिला दें, उसके कारण आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आप देख रहे हो किस तरीके का मूव है। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें रंगत लौटी है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे दोनों एनालिसिस के लिए, अशोक लेन के नंबर्स के लिए और ग्रो की लिस्टिंग और बीएसई के नंबर्स का एनालिसिस करने के लिए। अनुज, सुबह बात हो रही थी, लुक एट बीएसई नाउ, इट्स 5.5% अप। बीएसई के नंबर्स अनुज, और वीकली एक्सपायरीज का जैसे कि जो टेक आया था गवर्नमेंट का, उसके बाद आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी स्पेस जो अपना लॉस ग्राउंड है पिछले 8 महीने का, वो रीगेन करने की प्रोसेस में बढ़ रही है आगे? देखिए बीरू, मेरा ये मानना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड हो गया था वीकली एक्सपायरीज को लेकर। सिर्फ एज एफ एक्सचेंजेस के पास सिर्फ एक ही धंधा है, वो है वीकली एक्सपायरी का। अब मुझे बात बताइए, एक टाइम था जिसमें हम रोज़ वीकली एक्सपायरी देख रहे थे, है ना? अब वो सारी वीकली एक्सपायरीज ख़त्म होकर सिर्फ एक दिन की रह गई हैं। टेक्निकली तो एक्सचेंजेस का प्रॉफिट 80% गिर जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि प्रॉफिट बढ़ा ही है। तो अब जिसे ट्रेडिंग करनी है वो ट्रेडिंग तो करेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगा। लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा, वो भी है। लेकिन आप ये देखिए कितनी लिस्टिंग हो रही है। आपको पता है एक्सचेंजेस को कितनी फीस मिलती है लिस्टिंग से? हर लिस्टिंग पे कितनी फीस मिलती है, हर आईपीओ पे कितनी फीस मिलती है, ये मतलब। और कैश मार्केट के F&O के वॉल्यूम भी ठीक ठाक हैं, सेटल हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो स्पेस है ना, ये कंपाउंडिंग स्पेस है। ये आप अगले 7-8 साल तक इसमें आपको अर्निंग्स की कंपाउंडिंग मिलती रहेगी। और बीएसई तो खैर जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, इसकी फितरत है ये ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर 25-30% करेक्ट होता है, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई लगाता है। तो खैर महंगा स्टॉक है अब ये, लेकिन कॉन्सेप्ट स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे वीरू। ये हो गया, एंजल हो गया, CDSL हो गया, NSDL हो गया। मेरे ख्याल से अभी भी इनमें ओवरऑल व्यू तेज़ी का ही रहेगा।
जी, ओवरऑल व्यू तेजी का रहेगा। खैर, मैं इस सेगमेंट से थोड़ा सा अगर आप देखें तो अपने आप को दूर ले जाता हूँ कुछ देर के लिए कैपिटल मार्केट स्टॉक से, थोड़ा सा स्क्रीन पे आने वाले जो मोमेंटम है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अभी फेडरल बैंक का जिक्र हुआ था, अच्छा मूव देता हुआ। एक बार आप लेके आइए स्क्रीन पे HDFC लाइफ। अभी मेरी जो OI की क्रम में ये अपीयर हुआ है, यस 782 पे डे हाई पर। आशीष ख्याल जी, बहुत ही खूबसूरत अगर आप देखें इसने एक बेस बनाया, मतलब ये ओवर हीटेड स्टॉक था बिटवीन मार्च और जून, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कूलिंग ऑफ हुई, अक्टूबर में इसने एक बेस बनाया अराउंड 200 DMA और वहाँ से शूट अप होता हुआ अब मुझे नज़र आ रही है पूरी CY25 के फ्लैग पर मेरी नज़रें हैं। क्या 780 के ऊपर सस्टेन हो गया तो HDFC लाइफ किसी बड़ी तेज़ी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? बिल्कुल वीरू, देखिए HDFC लाइफ का अगर मैं प्रीवियस जो टॉप देखूं 2024 में 3 सितंबर के आसपास बनाया था, वो था 761। स्टॉक नीचे आया, रीटेस्ट किया उसी लेवल्स को और वहीं से वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रहा है। और ये जो पैटर्न बना है पिछले जो 2-3 महीनों में, एक वेज पैटर्न था जिसका टारगेट अगर हम देखेंगे ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है वेज पैटर्न को, तो इसका टारगेट 820 का आता है जो कि मिनिमम लेवल है। तो मेरे ख्याल से 820, 850 के टारगेट के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे भी बाय करने में, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो करीबन 760 का है। तो स्टॉक काफी पॉजिटिवली पॉइज्ड है, 820, 850 का टारगेट देखा जा सकता है। ओके, मीनवाइल हैल के नंबर्स आए और नंबर्स थोड़े ख़राब लग रहे हैं एक्चुअली। जिस हिसाब से स्टॉक्स चल चुके हैं उस हिसाब से हैल के नंबर्स, प्रॉफिट देखें आप, इनकम देखें, दोनों एस्टिमेट से नीचे हैं इस समय। और अगेन क्योंकि थोड़ा स्टॉक महंगा और चल चुका है तो शायद स्कोप नहीं है। अब इसमें इशू ये आएगा कि क्योंकि ये डिफेंस स्टॉक है तो हो सकता है कि लोअर लेवल पर बाइंग आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है स्टॉक में। और हालांकि प्रॉफिट बढ़ा है और सेल भी बढ़ी है, लेकिन जो एस्टिमेट मार्केट लेके चल रहा था उसके मुकाबले थोड़े से नंबर्स यहाँ पर फीके रहे हैं। स्नेहा जी, हैल पर आपका क्या व्यू है मोतीलाल ओसवाल में? इस डिप में बाइंग करेंगे या फिर थोड़ा नंबर्स को और थोड़ा सा अच्छे से पहले परखेंगी? देखिए, ऑब्वियसली नंबर्स को तो अच्छे से परखना ही पड़ेगा, बट एक जो ऊपर से जो नंबर्स देख के लग रहे थोड़े ठीक ठाक ही है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। बट रिसेंट में जो ऑर्डर अनाउंसमेंट्स और जो इंजन्स के लिए जो टाइप्स जो कंपनी ने अनाउंस किए, तो H2 इनके लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्लस जो तेजस की जो एयरप्लेन्स की डिलीवरीज है वो 3rd क्वार्टर से एक्सपेक्टेड है कि वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो शायद H2 में नंबर्स अच्छे आने चाहिए। डेफिनेटली मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। बट इस करेक्शन में मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, नंबर्स थोड़े ख़राब लग रहे हैं, लेकिन एबिटा नंबर खास तौर से ख़राब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। तो ये हो सकता है कि क्योंकि डिफेंस का स्टॉक है, लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत। 23.5% के मार्जिन है, 27.5% की एक्सपेक्टेशन थी। चलिए काम करते हैं, सिंस डिफेंस की बात हो रही है, आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की भी बैठक है और साथ ही ओवरऑल एक कैबिनेट से भी कुछ फैसले आने हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल चूंकि आपने अभी हैल के नंबर का जिक्र कर रहे थे तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को लेकर के। दरअसल आज शाम जो 5:30 बजे के पास कैबिनेट की बैठक है, उसमें कैबिनेट की बैठक से पहले CCS की बैठक होगी, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं। वैसे ज़्यादातर संभावना है कि CCS की इस बैठक में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने में, उसके हालात की समीक्षा की जाएगी और जाँच अब तक कहाँ पहुँचा इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन 2 हफ्ते पहले हफ्ते दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में जो संकेत दिए थे, उस संकेत से अगर क्यों लिया जाए तो हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की तरफ कुछ ऐलान होता हुआ आप देखें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में। हालांकि CCS की बैठक का एजेंडा आमतौर पे सर्कुलेट नहीं होता है बहुत बड़े ग्रुप में, तो ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन संभावना इस बात की है। दूसरी जो बात है वो है कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा राहत वाला कदम हो सकता है, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। एक करीब 25,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, जिसके तहत अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाने के तरीके निकाले जाएंगे। दूसरा जो है एक है IIFCL, इसके IPO को सरकार मंजूरी दे सकती है। और एक तीसरी चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट वो है माइनिंग सेक्टर को लेकर। वो कंपनियां जो ग्रेफाइट की माइनिंग करती हैं, ऐसे 3 मिनरल्स हैं, इन तीनों मिनरल्स के रॉयल्टी को रैशनलाइज किया जाएगा। पहले जब इस तरह के रैशनलाइजेशन हुए हैं तो
12% से लेकर 2%, 2.5% तक घटाकर रॉयल्टी किया गया है। तो माना यह जा रहा है कि रैशनलाइजेशन में इन सारे मिनरल्स के भी रॉयल्टी रेट काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स कंपनियों के लिए, माइनिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। ये लक्ष्मण जी हैं कहाँ पर आप? ये घर के बाहर हैं क्या? नहीं, ये दरअसल जो है सो आपको प्रगति मैदान के पास का इलाका है। यहीं पे मैं खड़ा हूँ। ये फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब है, उसी के सामने खड़ा हूँ। ओके, बहुत सारे पेड़ हैं दिल्ली में। शायद ये यहाँ की AQI थोड़ी बाकी दिल्ली से बेटर लग रही है एक्चुअली। और पीछे मतलब दिख रहा है पेड़ है, लेकिन ये पेड़ जो है पोल्यूशन के सामने पेड़ भी दम तोड़ रहे होते हैं। हाँ, बट थैंक यू लक्ष्मण जी। बट वीरू थोड़ा बेटर, मतलब थोड़ा जो दिल्ली का ओवरऑल अब आज की हवा की मैं सुन रहा हूँ उसके मुकाबले तो बेटर दिख रहा है वैसे। अनुज, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, मतलब आप यकीन मानिए। कम होता है। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? देखिए, मैंने कहा कि जब हवा चलती है थोड़ी बहुत तो प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये एक राहत मिलती है। ये हाँ, वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है ना अनुज, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और जब थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, हवा चलती है, तो थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है अनुज। बट इस बार का जो AQI है ना, वो तो खैर ऐसे दर्जे पे पहुंच गया कि पूछिए मत। सुबह 3 दिन से जो मैं हाल देख रहा हूँ ना अनुज, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली NCR में पेड़ों की कमी है, गजब पेड़ है, भारी मात्रा। बट स्टिल इस बार स्थिति बहुत नाजुक है, यकीन मानिए। बिल्कुल, और हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए वैसे सब सिटीजन्स को। बट खैर एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैश कॉल ले लेते हैं अब, है ना? कैश कॉल का समय हो गया। गावा सर हैं, विकास सालुंके जी हैं और आशीष कयाल जी हैं। गावा सर बताइए आपका कैश कॉल। वेल, इस बार जो सुना है मैंने वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ट्रेड करा 2504 के आसपास और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, करीब 2470। उसी के नीचे तो स्टॉप लगाना चाहिए। सॉरी, 2485 पर, 2485 के नीचे स्टॉप लगाएं, करीब 17 रुपया हो गया स्टॉप। फर्स्ट टारगेट 2550, फर्स्ट टारगेट 2550 इंडिया मार्ट। ओके, इंडिया मार्ट आपकी कॉल है। विकास जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? मेरा रहेगा SW सोलर 233 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 250 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 226 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया था। 226 के स्टॉप लॉस से SW सोलर को बाय करना है 250 के टारगेट के लिए। SW सोलर, चलिए आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? देखिए, JK टायर यहाँ पर पिछले काफी दिनों से स्टॉक अच्छा रैली किया, लेकिन मोमेंटम अभी भी बरकरार है। मेरे ख्याल से यहाँ से और गुंजाइश है ऊपर जाने के लिए, तो JK टायर पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 450 का, और ऊपर में जो टारगेट इस स्टॉक के अंदर देख सकते हो वो करीबन आता है 490 का। ओके, JK टायर्स 466 पे आपका बाय कॉल। तो जनाब, ये 3 कैश ट्रेड्स थे, एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आए। अच्छा, मैंने अब से 2 ट्रेड्स पकड़े थे, आपको याद होगा। हमने एक पकड़ा HDFC लाइफ, वो क्रैक ऑलमोस्ट डे हाई पर, और एक बार HDFC लाइफ का चार्ट लेके, क्षमा चाहूँगा, ये देखिए 785, क्या स्विंग मिला है, शानदार। फिर आप एक बार लेके आइएगा जरा सिंजिन को, क्योंकि बायोकॉन में एक्शन काफ़ी है। सिंजिन आपकी स्क्रीन पे आएगा 652 में। बस लास्ट आवर के कुछ बड़े ब्रेकआउट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार सिंजिन को देखिएगा अमित जी, ये आप समझिए कि फाइनली 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट्स ले चुका है 100 डे मार्क को पार करने का। इसको देख के कुछ ना कुछ मुझे फीलिंग आती है इंडसइंड बैंक वाले चार्ट की, एग्जैक्टली वैसा ही है। आपका ठीक क्या कर रहा है सिंजन? इसके और बायोकॉन की जो प्राइस परफॉर्मेंस में, ऑल दो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट एक डिफरेंशियल है, बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। क्या अब वो गैप को ये फिल करने की प्रोसेस में आ चुका है क्या? जी डेफिनेटली। गुड आफ्टरनून विरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। विरेन जी, सिंजीन में एक बेस स्टॉक ने जरूर बनाया 620 630 के लेवल्स में, और फाइनली अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है। कल के सत्र में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ पे रिकॉर्ड थे। थोड़ा सा कल इंट्राडे गिव अप जरूर किया था, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि कल के हाईस के आसपास ऑलमोस्ट आ गया है। तो देख के ऐसा लग रहा है टेक्निकली कि ये चार्ट ऊपर जाने को थोड़ा तैयार है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 646 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे 675 तक के रहेंगे। और अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी, आपकी खुद की ट्रेड क्या होगी इस समय की? जी अनुज जी, मैं इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 दिनों से रेस्ट कर रहा था। कल के सत्र में एक इसने पिन बार कैंडल बनाई, 10 डेमा को टच करके बाउंस दिया, और आज एक हम फॉलोअप देख रहे हैं।
तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है। 960 के लगभग प्राइस है। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 980 के। ओके चलिए, अब ये आज के लिए आपके लिए SBI की कॉल हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनीज पर फोकस करते हैं। आज सुबह हमने मैक्स फाइनेंशियल को लिया था एज बिग स्टॉक, लेकिन पूरा सेक्टर फोकस में है। यतिन के पास चलते हैं, पूरी डिटेल के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले ऑब्वियसली मैक्स, क्योंकि स्टॉक डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्वार्टरली नंबर्स आए, मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी रीट्रेट किया अपने गाइडेंस। और अगर हम मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो इनके जो इंश्योरेंस कारोबार है, इनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, यहाँ 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात करें तो यहाँ 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सॉल्वेंसी रेशियो भी साल दर साल बेसिस पे 10% इंप्रूव हुआ है। और MFSL ने अपने 15 से 17% की ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन किया FY 26 के लिए। मैनेजमेंट का गाइडेंस ऑब्वियसली तो जो कंजर्वेटिव साइड पे है, लेकिन अक्टूबर के इंश्योरेंस डेटा की बात करें तो सब अक्टूबर इंश्योरेंस डेटा भी काफ़ी अच्छा है। जनरल हेल्थ दोनों ही सेगमेंट्स में आपने देखा होगा कि जैसे ICICI लोम्बार्ड प्रीमियम कलेक्शन 16% बढ़ा है महीने के लिए साल दर साल बेसिस पे। न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ भी आपने 18% की ग्रोथ देखी है। स्टार हेल्थ और नीवा बूपा, ये जो छोटी कंपनियां हैं, यहाँ भी आपने एक बड़ा ग्रोथ का मोमेंटम देखा है। और इन जनरल जो हम इंश्योरेंस की बात करें तो GST रिफॉर्म्स के बाद यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटेल कस्टमर्स इंश्योरेंस की तरफ झुकते हुए नज़र पड़ रहे हैं। और अगर हम एक हफ्ते के रिटर्न्स की बात करें तो MFSL 7% ऊपर है। SBI लाइफ में रिजल्ट्स के बाद आप देखेंगे तो 10% उछला है। और एक साल बेसिस पे तो 28%, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक भी है। और एक साल के बेसिस पे सबसे बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है। HDFC लाइफ, ICICI प्रू, LIC की बात करें तो ये के सारे स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स के बाद 4-5% का मोमेंटम दिखा चुके हैं। LIC भी रिजल्ट्स के बाद अच्छे मोमेंटम में था, हालांकि वहाँ एक OFS का ओवरहैंग है। लेकिन क्लियरली इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो एक हफ्ता पकड़ लीजिए, एक महीना पकड़ लीजिए, रिजल्ट सीजन बहुत ही बेहतरीन रही है इंश्योरेंस पैक के लिए। बिल्कुल, रिजल्ट सीजन काफ़ी अच्छा रहा है इंश्योरेंस पैक के लिए। शुक्रिया यतिन। मैक्स फाइनेंशियल इन पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। अमित जी, मैक्स फाइनेंशियल देखिए डे हाई पर स्टॉक, क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर? जी डेफिनेटली। अनुज जी, मैक्स फाइनेंशियल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। ओवरऑल वैसे भी इसका पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग था पहले से। आज के सत्र में जो ब्रेकआउट देख रहे हैं दैट इज वॉल्यूम बेस्ड, और ब्रेकआउट लगभग 1680 के लेवल्स पे आया है। तो किसी की पोजीशन है तो वो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1690 का लगा के रखें। टारगेट्स रहेगा यहाँ पे 1775 के। चलिए, ये होगी मैक्स पर एक टेक्निकल व्यू। स्नेहा जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में आपकी टॉप पिक क्या होगी? इंश्योरेंस में टॉपिक मैक्स फाइनेंशियल और SBI लाइफ ही है। और इनफैक्ट अगर आप अक्टूबर मंथ का डेटा देखेंगे तो दोनों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए अक्टूबर मंथ के लिए। ओवरऑल रिजल्ट सीजन में सबके नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली इस बार LIC ने भी काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं, एंड इवन अक्टूबर मंथ में LIC के नंबर्स अच्छे थे। बट टॉपिक SBI लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल ही है, बिकॉज उसमें काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको नंबर्स मंथ आफ्टर मंथ अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, SBI लाइफ 2005 पे इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आपका ये व्यू था। अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन, ये श्रृंखला पूरी की पूरी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। मानस पहला ट्रेड देंगे, सस्ता ऑप्शन, और ये धमाकेदार ऑप्शन। और मानस और राजेश सतपुते जी और आशीष कयाल जी एक एक करके ट्रेड्स देंगे। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस में? तो देखिए, ऑप्शन में बायोकॉन के 400 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। बायोकॉन अब अपने पिछले हाई, जो कि मेरे ख्याल से जुलाई मंथ में बना था, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो बायोकॉन का 400 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 8 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 22 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बायोकॉन, ये होगी मानस जी की पिक। राजेश जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? अनुज, देखिए लुपिन, मुझे लगता है लुपिन में जिस तरह से आज ट्रैक्शन बना हुआ है, आज अभी भी ये दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के जरिए इसे ट्रेड करे। 2000 का कॉल ऑप्शन अनुज जी करीबन 50-51 के आसपास है, इसे हम लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। स्विंग का इसका टारगेट, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस, आएगा करीबन 65 to 70 का। एक हो गया लुपिन की 2000 की कॉल। आशीष कयाल जी के पास चलते हैं अब अगला ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। आशीष, आप क्या पिक कर रहे हैं?
देखिए अडानी पोर्ट पे काफी अच्छा मूव है और यहाँ पर मेरे ख्याल से 1500 की जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदी जा सकती है, करीबन 35.70 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो करीबन 25 रुपए का लगा सकते हैं और टारगेट ऊपर में है यहाँ पर करीबन 50-55 रुपीज का देख सकते हैं। तो 50 रुपए का टारगेट 1 रखिए, 55 रुपए का टारगेट 2, वहां तक जाने की गुंजाइश है स्टॉक में। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल हेल देखिए आप, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डे लो पर आ गया। ये हम लगातार बता रहे थे कि नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं एक्चुअली, और भले ही लोगों का नज़रिया हो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखें इसे, लेकिन फैक्ट यही है कि एक बार तो रिजल्ट पर रिएक्शन आएगा। और मार्जिन भी देखिए इनके 24.8%, जबकि पूरे साल की गाइडेंस 31% थी। तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है हेल में। ये हेल में मानस जी अगला सपोर्ट कहाँ पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में? देखिए एचएल में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट है, 45-50 के आसपास। अब इस टाइम ये 20 और 10 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़े 46-50 तक नीचे की तरफ फिसल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 45-50 है, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो कैश स्टॉक की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है एक स्टॉक, इंडिगो पेंट्स। हर कोई एशियन पेंट्स के नंबर्स की वेट कर रहा है, लेकिन इंडिगो पेंट्स पिछले 5 सेशन में 20% से ज़्यादा चला है। आज भी देखिए स्टॉक करीब 1.5% ऊपर। उसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, उसमें आपको क्लियरली मूव दिखाई देगा इंडिगो पेंट्स में। एक बार कंचन के पास चलते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं इस स्टॉक में जिस तरीके की तेज़ी हुई उसके बारे में। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। इसके भी Q2 के नंबर्स आए थे और नंबर्स नो डाउट काफी शानदार हमें देखने को मिले थे। आप किसी भी फ्रंट में नंबर्स की बात कर लीजिए, चाहे वो टॉप लाइन हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो या फिर ऑपरेटिंग नंबर्स हो, अच्छा खासा इजाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया था दूसरी तिमाही में। यही नहीं बल्कि कंपनी इस टाइम पे अपने एक्सपेंशन को लेके काफी जोरों शोरों से फोकस कर रही है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। 18,900 से ज्यादा डीलर्स हैं, वहीं करीब 12,000 जो है इनके पास स्टिंटिंग मशीन है। अगर एक्सपेंशन की बात करी जाए तो अभी रिसेंटली इनकी जो जोधपुर पुट्टी एक्सपेंशन प्लांट है वो कंप्लीट हो गया है और इस टाइम पे आगे भी जो नए प्लांट है कंपनी उस पर फोकस कर रही है। इस टाइम पे कंपनी जो है वो बोल रही है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। इसी के चलते इन्होंने इस टाइम पे रीपेंट किए हैं 50 से ज्यादा सरकारी स्कूल, जहां पे वो फोकस ज्यादा कर रही है कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स होते हैं उसके ऊपर कामकाज किया जाए। आगे के आउटलुक की बात करी जाए तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले टाइम पे डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड जताई जा रही है और वेडिंग सीजन भी आ रहा है, उसके चलते भी जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। और रिसेंटली हमने देखा था कि बिरला ओपस के जो सीईओ है रक्षित हार्गवे, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, जिसके बाद जो बाकी की पेंट इंडस्ट्री है वहां के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं। यही नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो बाकी के जो पेंट प्लेयर्स हैं वहां पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो देखिए क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो इंडिगो पेंट्स है उसकी रेवेन्यू ग्रोथ एज कंपेयर टू देयर पेयर्स हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके बाद ब्रोकरेजेस का भी जो स्टांस है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और टारगेट्स भी काफी हायर नोट पे सजेस्ट किए गए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पे जिसके चलते ये 22% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 दिन में। ओके, पिछले 5 दिन का ये मूव। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा जी, पेंट स्टॉक पे आपका टेक है। हालांकि इस मैं पिछले 3 महीने के प्राइस बिहेवियर को देखूं तो बाजार ने कन्विक्शन सबसे अच्छा एशियन पेंट्स पे जाहिर किया है कंसिडरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्रूड हालांकि पूरी इंडस्ट्री की फेवर में है इस वक्त, आपका टेक क्या है? पेंट्स में आपका जो सिलेक्शन ऑर्डर है वो क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए पेंट्स पे ये शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्टेड है बिकॉज एक तो ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली लो है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है पेंट इंडस्ट्री के लिए। एंड ओवरऑल फेस्टिव डिमांड के कारण जो एक अपटिक आएगी वॉल्यूम में, तो उससे इनकी जो H2 डिलीवरीज है वो काफ़ी बेटर रहती है। तो कंपेयर टू H1 H2 में डेफिनेटली डिमांड पिकअप होता है, वॉल्यूम पिकअप होती है। एंड इस बार मानसून अच्छे होने से रूरल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट है। तो ओवरऑल इसे आप एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर एक अच्छी करेक्शन के बाद ये अप मूव एक्सपेक्टेड थी बिकॉज वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए थे। बट लॉन्ग टर्म नज़रिए से अभी भी थोड़े से हमारा व्यू पॉइंट स्केप्टिकल ही है बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हीटअप हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहले प्राइसिंग मोनोपली थी एशियन पेंट्स के पास, वो अब प्राइसिंग मोनोपली एज
सच नहीं रही है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, बट डेफिनेटली नियर टर्म में पेंट इंडस्ट्री में एक एक्शन बना रहेगा। ओके चलिए 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, काबा सर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और स्नेहा पोद्दार जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी आप शुरुआत कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए आईटी स्पेस पे मेरा ध्यान है। टीसीएस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर 3150 के ऊपर निकला तो 3250 तक की रैली दिखा सकता है। तो 3120 का कॉल ऑप्शन टीसीएस का, वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 49 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 34 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 80 रुपए के सेट करने हैं। ओके टीसीएस की 3120 की कॉल आपको लेनी है। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, मैं सीडीएसएल को पिक करूंगा। मुझे लगता है सुबह पे हमारी इस पर बात हुई थी और ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। 1650 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो डिप मिल रहा है आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1650 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करें। 1630 का स्टॉप लॉस रखे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, सामने 1700 का टारगेट सेट है। ओके गाबा सर आप बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे इस समय? मुझे मोमेंटम नजर आता है पूना वाला फिनकॉप में। पूना वाला ट्रेड करा 490 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 483 का, 7 रुपीज का। टारगेट 500 जोन है, 500 से 510 तक एक जोन है। कल स्पिलओवर ट्रेड बन सकता है पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का मिड कैप फंडा पिक करते हैं स्नेहा जी से। स्नेहा जी मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मिड कैप फंडा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो नतीजे थे काफ़ी अच्छे थे एंड ओवरऑल अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देखेंगे तो बिजनेस जो लोन ग्रोथ है काफ़ी हेल्दी रहा एंड एसेट क्वालिटी में ग्रेजुअल एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। प्लस इनकी जो निम्स है अब वो स्टेबलाइज होके इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव कर रही है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में निम्स पे फोकस रहेगी कि वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करे। तो ओवरऑल कासा मिक्स भी बैंक का इम्प्रूव है। तो नेट इनके जो की मेट्राइसेस है एक इम्प्रूवमेंट की तरफ दिख रहे हैं। जो सिनर्जी बेनिफिट है पोस्ट मर्जर वो एक दिखाई दे रही है, उसके बेनिफिट सब बैंक को बैंक के नतीजों में नजर आ रहे हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं एंड इसमें टारगेट प्राइस 92 की रहेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमने 4 ट्रेड पिक किए, शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से और मानस जी ने पहला ट्रेड पिक किया था। माफी चाहूँगा टीसीएस की 3120 की कॉल और 80 का लक्ष्य यहाँ पे 5260 पे टारगेट ट्रेड करता हुआ। फिर आया था आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया राजेश सतपुते जी ने। इनका ट्रेड रहा सीडीएसएल फ्यूचर्स। सुबह भी बात हुई थी, करीब 1622 के आसपास सब्सटेंशियल मूव दिया इसने वहाँ से। अब तक 1700 का लक्ष्य नया है। प्रकाश कावासर ने चार्ट के चमत्कार पिक किया, पूना वाला फिनकॉप और 500 का लक्ष्य यहाँ पे, 510 का लक्ष्य यहाँ पे। स्नेहा पोद्दार जी ने अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिक किया। निफ्टी स्टिल 11 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। बहुत सारे ट्रेड्स हमने इस पैनल में पिक किए के साथ पिक किया अच्छा करते हुए। सिंजिन क्या देखिए क्या मूव आया, जब सिंजिन पे बात हो रही थी ना, जरा एक बार सिंजिन का इंट्राडे चार्ट देखिए क्या मूव आया। ये देखिए 660 और इवन जो बायोकॉन का जो एग्रेशन है ना वो इतना तीव्र हो गया कि पूछिए मत। नाउ बायोकॉन इज नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जून 21 के बाद की ये सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। कयाल साहब बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये कैसे ट्रीट करेंगे आप इसको? देखिए ओवरऑल मेरे ख्याल से फार्मा स्टॉक जो है, फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत समय से सबड्यूड चल रहा था और फार्मा सेक्टर में मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम और रिवर्सल बन सकता है। बायोकॉन करीबन 6% से छलांग लगाकर आज ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पॉजिटिव है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था वीरू जो 405 था, 406 का था, उसके ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल रुझान बाय साइड पे बन चुका है, लेकिन बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए मेरे ख्याल से यहाँ से अगर कोई डिप मिलती है 402 403 के आसपास, वहां पर बाय करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा। स्टॉप लॉस लगाइए करीबन 386 का और ऊपर में टारगेट इस स्टॉक में 430 का देखा जा सकता है और उससे भी हायर जा सकता है। आई थिंक बायोकॉन आज शायद बिग स्टॉक्स में भी था हमारे और एक 2 दिन पहले स्पॉटलाइट में भी आया था। एक नेक्स्ट लेवल पे है। और आज सुबह सिंजिन की भी बात की थी हमने चार्ट जीपीटी में, वो भी इसी की ग्रुप कंपनी है, वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है।
तो क्लियर ये दोनों स्टॉक्स बायोकॉन और सिंजीन देखिए अब ये भी DI पर आ गया करीब 2.5% ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। कल सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे हीरो मोटो और आयशर मोटर्स के। दोनों निफ्टी, हीरो मोटो तब निफ्टी कंपनी नहीं है, पहले हुआ करती थी। इसके अलावा वोल्टास, संवर्धन, मदरसन, इनके भी नंबर्स आएंगे और बाकी भी काफ़ी नंबर्स हैं। हमारे साथ दीपाली, कंचन और आशीष जुड़े हैं नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। शुरुआत दीपाली के साथ करेंगे। हीरो मोटो और आयशर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और हीरो मोटो कॉर्प के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे Q2 में। हालांकि अक्टूबर सेल्स ने डिसअपॉइंट किया था, लेकिन फेस्टिव सेल्स जो रही हैं Q2 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, जिसके कारण नंबर्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, रेवेन्यूज तीनों में ही डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट सेल्स 13% ग्रो होकर आ सकती हैं। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, एबिटा को देखेंगे, तो यहाँ भी 15%, 15.5% के आसपास की ग्रोथ एबिटा में एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन 15% रह सकते हैं YY बेसिस पे वर्सेस 14.5%। अगर Q2 की वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर 11% की ग्रोथ YY बेसिस पे रही थी, सीक्वेंशियल बेसिस पे 24% की ग्रोथ रही थी। इनका प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। ऑपरेटिंग लीवरेजिंग का भी बेनिफिट इनको ओवरऑल अर्निंग्स में आते हुए दिखाई देगा। मार्जिन्स में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जितनी हम बाकी नंबर्स में देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि करेंसी का भी प्रेशर रहा है, प्लस इनपुट कॉस्ट भी हीरो मोटो की बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन EV मिक्स इस क्वार्टर में इनका इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट डबल, 1.1% से बढ़कर 2.3%। एक्सपोर्ट मिक्स भी इंक्रीज हुआ है 4.2% से बढ़कर 7.7%। तो ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम्स के वजह से नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। हीरो मोटो से नजर रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर, स्पेशली जो पोस्ट GST हमने रश देखा सेल्स में, वो कितना सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। रूरल डिमांड जो रही, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फैक्टर कैसा रह सकता है, मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को लेकर, और साथ साथ अपकमिंग लॉन्चेस कंपनी काफ़ी प्लान कर रही है 125cc सेगमेंट में, उसको लेकर अपडेट इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली अगर हम आयशर मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे Q2 में, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ तो दिखाई देगी, लेकिन इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म करते हुए वो सेगमेंट दिखाई देगा। अगर कंसो बेसिस पे देखें तो रेवेन्यूज में 43% का जंप देखने को मिल रहा है, पिछले साल का बेस क्योंकि काफ़ी कम था। सिमिलरली एबिटा में भी YY बेसिस पे 44% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। मुनाफा भी 1100 से बढ़कर 1450 करोड़ रह सकता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस बार रहेगा। 3.26 लाख यूनिट इस क्वार्टर में रही है वर्सेस 2.28 लाख यूनिट। और अगर हम बात करें वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो वहाँ पर सिर्फ 5% के आसपास की ग्रोथ वॉल्यूम्स में रही YY बेसिस पे। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो RE के स्ट्रॉन्ग, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के थोड़े से फ्लैटिश रहेंगे। नंबर्स हालांकि लो बेस की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो बेस इफेक्ट है वो आयशा के नंबर्स में विजिबल, उसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा आपको। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली आपका। चलते हैं आप कंचन के पास। संवर्धन मदरसन, क्या नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? कंचन बताइए। जी डेफिनेटली नंबर्स यहाँ पे भी हमें म्यूटेड साइड में देखने को मिलेंगे। जो हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस टाइम पे देखने को मिली है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, उसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स है, वहाँ पे एक डेंट आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। केवल जो टॉप लाइन है वहाँ पे एक आपको मार्जिनल इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके पीछे का रीजन है कि जो चाइना है और जो बाकी का मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, वहाँ पे जो PV का प्रोडक्शन रहा है, पैसेंजर व्हीकल के प्रोडक्शन रहा है, उसकी वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो इनके नए एक्विजिशन हुए हैं उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। हमने ये 2 हाफ में से हम डिवाइड कर देते हैं। बीच में ऐसा हुआ था कि जो इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन, जिसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में करीब 20% का है, वहां से थोड़े से चैलेंजेस जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए थे, जिसके चलते यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक डेंट पड़ा है। लेकिन इसके अलावा बात करी जाए तो इनको जो सपोर्ट मिला है वो मिला है जो करेंसी ट्रांसलेशन गेन है उसके चलते, और साथ ही साथ आखिरी में आते आते डिमांड में एक हल्का फुल्का जो रिवाइवल है उसके चलते। लेकिन हायर जो इनपुट कॉस्ट थी वो हायर साइड में बनी हुई है, डिमांड वीक है, और साथ ही साथ मार्जिन जो है इसके वजह से आपको गिरते हुए नजर आएंगे। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट है हमें संवर्धना के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई देगा। ओके, संवर्धन के नंबर्स पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया कंचन। आशीष के पास चलते हैं। वोल्टास, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें आशीष? बहुत ही खराब नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जितने ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़े सब के सब अगर आप देखें तो बहुत खराब नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके पीछे के जो तर्क हैं ये भी अगर आप देखें तो काफ़ी रीजनेबल है। सबसे पहली बात ये कि एक तो मॉनसून लंबा चला है, इसका एक इम्पैक्ट है। इससे पहले जो ऑलरेडी डीलर्स हैं इनके पास इन्वेंट्री थी,
लेकिन फिर जीएसटी का अनाउंस हो गया तो उसके बाद लोगों ने अपनी खरीदारी को और डिफर कर दिया। तो जो डीलर लेवल पे इन्वेंट्री बिल्टअप है इसमें तो कोई राहत देखने को नहीं मिली और नंबर्स देखें तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो रूम एसी सेगमेंट है इसमें तो बड़ी गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है, तकरीबन 30 से 40% की। इनका कमर्शियल कूलिंग सिस्टम जो है वो ठीक ठाक करेगा लेकिन इतना नहीं है कि पूरे इम्पैक्ट को ऑफसेट कर दे। अब नंबर्स नोट कीजिए, 34% की गिरावट आपको मुनाफे में देखने को मिल सकती है। 133 करोड़ से घटकर तकरीबन 88-90 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है ये बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिलेगी, 6.2% से घटकर 4.7%। एबिटा 35% घटेगा और टॉप लाइन में भी देखें तो 14% के करीब का डंट, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही कमज़ोर नंबर वोल्टास से एक्सपेक्टेड है। ओके, वोल्टास से बहुत कमज़ोर नंबर एक्सपेक्टेड हैं। इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गाबा सर, वोल्टास चार्टिकली कैसा लग रहा है आपको? वेल, वोल्टास की बात करें तो लगता है कि बेस बन रहा है, ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है। करीब 1300 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सिर्फ एक कंफर्मेशन की जरूरत है। कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 1380 पार करेगा, फिर एक अप मिलेगा। आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। इतना है कि अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 1300 का स्टॉप लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रीच हो गया फ्रेश आएगी गिरावट। हो सकता है ये पॉज हो, लेकिन लगता है यहाँ पर संभलना चाहिए वोल्टास। ओके, चलिए एक ब्रेक लेंगे। इसके बाद एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डिप्टी सीईओ संदीप बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डिप्टी सीईओ संदीप बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। संदीप जी, क्या ऑल टाइम हाई का जो इंतज़ार चल रहा है 13 महीने से, वो ख़त्म होने के कगार पर हैं क्या हम? जिस तरीके के क्यूज़ बैठ रहे हैं मार्केट में, क्या लग रहा है यहाँ से अब ऑल टाइम हाई आए और उसके बाद मार्केट यहाँ से भी और चले, ऐसा पॉसिबिलिटी होगी क्या? गुड आफ्टरनून अनुज। रिजल्ट्स, अर्निंग्स, फंडामेंटल्स उस हिसाब से ये क्वार्टर इन लाइन रहा है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थी इस क्वार्टर से, क्योंकि इस क्वार्टर में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे। यूएस के टैरिफ्स थे, जीएसटी की वजह से डिमांड पोस्टपोनमेंट था, बारिश की वजह से भी काफ़ी बिजनेसेस में इम्पैक्ट आया। फिर भी 5% के आसपास जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो डिलीवर की गई है। एंड कॉर्पोरेट्स ने आउटलुक जो है सेकेंड हाफ के लिए पॉजिटिव ही दिया है लार्जली। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो हमने देखा है कि एफआईआईज भी बीच बीच में वापस आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोस तो अच्छे चल ही रहे हैं, और सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी अब इम्प्रूव होते दिख रहे हैं। यूएस ट्रेड डील की पॉसिबिलिटी, जो इंक्रीमेंटल न्यूज़ फ्लो आ रही है, उससे लग रहा है कि एक आध महीने में पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड डील हो जाए। प्लस कुछ एग्जिट पोल्स वगैरह के भी रिजल्ट्स आए हैं, कुछ स्टेट इलेक्शन के जो भी कंटिन्यूटी की और स्टेट गवर्नमेंट में इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सेटअप बाजार के लिए अच्छा लग रहा है। सेकेंड हाफ में अर्निंग्स की रिकवरी आनी चाहिए। अच्छा बंसल साहब, यूएस का शटडाउन से बाहर आना, रेट कट की प्रक्रिया वहीं चली रही है, लेकिन मेजर चीज़ थी वहाँ लीडरशिप क्या सोचती है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के वीज़ा नियमों को लेकर जो सुर अब बदले हैं, जो उनकी टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, उस पर आईटी ने एक बहुत सदा हुआ रिएक्शन दिया है, बड़ा मूव, एंड वो टेक्निकली बहुत वेटेज रखता है। आपका टेक क्या है? आईटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इन 3-4 बदलावों के बीच में? सो वीरेंद्र, आपने जो बात कही वो सही है। आईटी सेक्टर क्योंकि स्टॉक्स इतने गिर गए हैं, वैल्यूएशंस अब एक अट्रैक्टिव जोन में हैं आज के दिन। इंक्रीमेंटल न्यूज़ फ्लो अगर यूएस के साथ ट्रेड डील होती है, कुछ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर इम्प्रूव होते हैं, तो क्या आईटी सेक्टर में एक ट्रेडिंग रैली आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। पर हमारा लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल व्यू उस सेक्टर पे उतना पॉजिटिव नहीं है। हमें लगता है कि यूएस में डिस्क्रिशनरी डिमांड रिलेटेड कंसर्न्स रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में जेन एआई रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं आईटी सेक्टर में। इस सेक्टर में हमारा अंडरवेट स्टांस है और हम उसी में बरकरार रहेंगे।
ओके, पीएसयू बैंकों ने बहुत शानदार रैली दिखाई है पिछले 3 महीने में, एक्चुअली इससे ज़्यादा से, और लगातार एक के बाद एक पीएसयू बैंक्स ऑल टाइम हाई पर आ रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, आपका क्या व्यू होगा? अनुज, हमारा भी पीएसयू बैंक्स पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर पर ही हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ में जो पिकअप आ रहा है वो FY27 नेक्स्ट ईयर भी सस्टेन होगा। हमने लगभग 11-11.5% की क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप देखी है। इस क्वार्टर में जितना मार्जिन कंप्रेशन बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम आया है। आगे जाके मार्जिन्स बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूव होने चाहिए। एसेट क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर स्पेस में भी। वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पर अभी भी हाई है, और आगे जाके अगर कॉरपोरेट लेंडिंग में पिकअप आएगा, एमएसएमई सेक्टर में लोन ग्रोथ में अपटिक आएगी, तो उससे पीएसयू बैंक्स को फायदा मिलेगा। और वैसे भी रिटेल लेंडिंग में भी वेरियस बैंक्स अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। सो हमारा पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे स्पेशली लार्ज बैंक्स पे पॉजिटिव व्यू है। अच्छा बंसल साहब, ये अभी बंसल साहब की कंपनी लिस्टिंग हुई एक और, ये पूरा खेमा आपने देखा, लेंसकार्ट हो गया, इटर्नल, नायका के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस बार। अभी नंबर भी देखे आपने इटर्नल के नंबर्स में, हालांकि वो आई थिंक जो अकाउंटिंग में बदलाव था उसके बाद थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स है, अदरवाइज हाउस व्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अभी यहाँ पे अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी ना कर पाए, लेकिन आपका व्यू क्या है? हेल्दी जा रहा है ये स्पेस आपके लिए? ये जो पूरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टेक वाला स्पेस है वीरेंद्र, इसमें हम सिलेक्टिव स्पेसेस में पॉजिटिव हैं। यहाँ पे ग्रोथ एक हेल्दी रन रेट पे एक लंबे समय के लिए रह सकती है। हमें लगता है स्पेसिफिक बिजनेसेस 15 से 20% की ग्रोथ काफी आने वाले सालों तक दे सकते हैं। ये एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूजुअली नहीं हो सकते हैं। 2 से 3 प्लेयर हर एक स्पेसिफिक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। वो डिस्प्रपोर्शनेट मार्केट शेयर उनका रहता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेसेस कंज्यूमर्स को एक हैबिट फॉर्म करवा देते हैं, एंड इन बिजनेसेस के पास हमें लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक प्राइसिंग पावर आएगी, उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, और इस स्पेस में वैल्यूएशंस ऑप्टिकली तौर पे हमेशा महंगे दिखेंगे, पर इसमें हमें एक लंबी जर्नी के हिसाब से अगर हम सोचें तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में हमें ये स्पेस अच्छा लगता है। हाँ, इन स्पेसेस में भी कुछ एक बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशंस हमें भी नहीं समझ में आते, तो उनसे हम दूर रहते हैं। डिफेंस पर क्या व्यू होगा आपका? आज HAL के नंबर्स आए, मार्केट को थोड़ा पसंद नहीं आए वो नंबर्स, पिटाई हुई स्टॉक की, लेकिन यहाँ पर क्या व्यू है? स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं कमेंट कर पाएंगे अनुज, बट डिफेंस ओवरऑल अगर हम स्पेस देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो बिजनेस साइकिल है डिफेंस का वो इन फेवर है। लास्ट 2-1 सालों से जो स्टॉक्स हैं इस स्पेस में उन्होंने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, पर हमें लगता है ये जर्नी अभी लंबी है और ये आगे कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट का फोकस इस सेक्टर में रहने वाला है बिकॉज ऑफ वॉट एवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम ग्लोबली देख रहे हैं, अपने नेबरहुड में देख रहे हैं, तो ऑर्डरिंग इस स्पेस में अच्छी रहने वाली है। इस स्पेस में बिकॉज ये B2G सेक्टर है, एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रह सकती है। पर अगर हम 1 साल या उससे ज्यादा का व्यू लें तो हम इस सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हैं। इसमें ऑब्वियसली कुछ एक स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी बिकॉज ऑफ द रन अप जो लास्ट कुछ सालों में हुआ ऊपर जा चुके हैं, पर उसके बावजूद हमें लगता है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और इसमें इन्वेस्टर्स। एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। नेट एशियन पेंट्स के नंबर्स आ रहे हैं और पहला नंबर जो है स्क्रीन पर वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब देखते हैं इसमें कुछ वन ऑफ है या नहीं है।
संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तो ये इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करना पड़ेगा। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं थोड़ा एक बार उसको एनालाइज कर लेते हैं। और प्रॉफिट 695 से बढ़कर इनकम भी काफ़ी अच्छी आई है। 8531 करोड़ की इनकम है, 8105 करोड़ का एस्टिमेट था। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है एक्चुअली। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चला है, लेकिन ये पहले दो नंबर्स प्राइमा फेसी काफ़ी अच्छे हैं और इस वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक एबिडा नंबर आ जाए तो उससे थोड़ा सा पता चले। कोई अदर इनकम का कंपोनेंट ऐसा कुछ हाई तो है नहीं, ना ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है यहाँ पर, ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है। लेकिन ये नंबर अच्छा लग रहा है। गौरांग जी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। गट्टू इज़ मेकिंग अ कमबैक, क्या कहेंगे एशियन पेंट्स के फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीओजेट अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एक जो कारोबार में एशियन पेंट्स है अनुज भाई, उसको मद्देनजर रखते हुए रंग अच्छा लग रहा है आंकड़ों का, ये टिप्पणी मेरे ख्याल से अनिवार्य होगी। अगर वास्तविकता में कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक सेकंड। नंबर वाकई में बहुत शानदार है। वॉल्यूम ग्रोथ 10.9% की है, मार्जिन नंबर 17.6% का है वर्सेस जो पोल एक्सपेक्टेशन था 16.3% का था। वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 7% की थी। 7% की एक्सपेक्टेशन के सामने 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ। और वीरू हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है इस स्पेस में, और कहीं ना कहीं अब एक सेंस बन रही है कि कंपनीज को अब लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ कंपटीशन, अब थोड़ा वापस पैसा बनाया जाए। और ये नंबर्स फिनोमिनल है। हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। आपको याद होगा आई थिंक पिछले 3-4 महीने से हमने पॉजिटिव व्यू लिया था एशियन पेंट्स पर, क्योंकि उसके पिछले क्वार्टर के बाद से क्लियर हो गया था कि स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर दिया था। और यहाँ पर बहुत ही शानदार मोमेंटम है। गौरांग जी ये सब डेटा पॉइंट्स आ गए हैं, अब अगर आप अपना वो व्यू कंप्लीट करना चाहें तो मैं वही कह रहा था अनुज भाई के आंकड़ों का रंग अच्छा लगता है, क्योंकि एशियन पेंट्स इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है। और आपको और हमें सबको पता है वास्तविकता में जो प्रतिस्पर्धा बिरला ओपस के रूप में आई थी और नतीजों को लेकर के पिछले वित्तीय वर्ष में 2-3 तिमाहियों में बहुत बड़ी निराशा थी, चाहे वो डेकोरेटिव पेंट्स हो, इंडस्ट्रियल पेंट्स हो या फिर एंट्री लेवल पेंट्स हो। और उसके कारण और ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी ओपस को लेकर के, बिरला ओपस को लेकर के, एक 2200-2100 के आसपास गया था अनुज भाई, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन इसी स्तर के आसपास गया था। और फिर काफी लंबे समय तक 2300-2400 के बीच में कामकाज करता रहा। हमने तभी हमारे ही चैनल लिटिना CNBC आवाज पर टिप्पणी करी थी कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो उतावलापन करके जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिससे आपको भविष्य में शायद थोड़ा पछतावा हो। और आज वास्तविकता यह है कि आंकड़ों को देख करके वाकई में हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का रंग अच्छा लगता है। एज अ डिस्क्लोजर एशियन पेंट्स में अनुज भाई हमारी निवेशित रहने की राय है, और मैं अनुमान लगा के चलता हूं कि आने वाले तिमाही के नतीजे शायद और सहारा देंगे और 3000 के पार शायद निकलने की संभावना लगती है, अगर वास्तविकता में तीसरी-चौथी तिमाही में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ तो। गट्टू डिलीवर कर रहा है अनुज। और वॉल्यूम्स वाकई जब आप नंबर्स पढ़ रहे थे मैं एक करके रीड कर रहा था वॉल्यूम्स, अनुज आई थिंक ये नंबर अकेला ही सब कुछ जीत के लेगा, है ना? ये अकेला नंबर नहीं, इसके अलावा साथ में इसमें आप तड़का जोड़ देते कि क्या होता था ना, एशियन पेंट्स के साथ पहले दिक्कत क्या आती थी कि जब हमारे डिस्कशन भी एक बार हुई थी, अजय जी के साथ एक बार डिस्कशन हुई थी कि आप वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकते, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो वॉल्यूम ग्रोथ किस प्राइस पर आ रही है? 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ 17% के मार्जिन पर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्राइस तोड़कर ये वॉल्यूम इकट्ठा किया है। एक होता है कि आप प्राइस तोड़कर वॉल्यूम लेकर आते हैं, वो इन दैट केस स्ट्रीट थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर
वॉल्यूम ग्रोथ आई है विद स्ट्रॉन्ग मार्जिन। ये वीरू टॉप डाउन बीट है। आप देखिए अगर वॉल्यूम अच्छा है और प्राइसिंग अच्छी है वो सीधा का सीधा आपका सेल्स में ट्रांसलेट होगा, इसीलिए सेल्स में आपने इस तरीके की बीट देखी है। और क्योंकि सेल्स में इस तरीके की बीट है प्लस वॉल्यूम भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, इसके लिए एबिडा में जब एशियन पेंट्स की री रेटिंग हुई थी एक 10 साल तक लगातार इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए थे। वो क्यों दिखाए थे? क्योंकि जितना इसकी सेल्स बढ़ती थी उससे ज़्यादा इसका एबिडा बढ़ता था, उससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ता था और उससे ज़्यादा इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता था, क्योंकि वैल्यूएशन का लगातार रीसेट होता रहता था। पिछले 3 साल में क्या हुआ था, कंपटीशन के चलते इसकी वैल्यूएशंस को मार्केट ने कंप्लीटली क्रंच डाउन कर दिया था और नंबर्स जो हैं एक बार तो इन्होंने डी ग्रोथ भी दिखा दी थी, जो एशियन पेंट्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, सिर्फ एक कोविड वाले क्वार्टर को छोड़कर। अब ये जो इस तरीके के नंबर्स हैं ना, मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, ऐसा नहीं है कि निचले लेवल से नहीं चला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट स्टॉक्स होते हैं वीरू, एक बार जब ये वापस आते हैं ना फिर ये इसी तरीके के आते हैं। एक बार उनकी कमेंट्री और सुनना चाहेंगे मार्केट से कि क्या कह रहे हैं, लेकिन फिनोमिनल और जैसे कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो एशियन पेंट्स वो क्लास वाला स्टॉक है, तो इस समय क्लास इज परमानेंट। कल सिंगले साहब होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे और डेफिनेटली होंगे वो। और मेरा एक मित्र, घनिष्ठ मित्र अनुज, उसके पिछले 6 महीने के कम होते हुए स्ट्रेस, उसको देख के मैं समझ रहा था कि एशियन पेंट्स नॉट डूइंग वेल। बीच में बीते 1.5 साल उसके बहुत टफ थे, मतलब इतनी आपात आफी थी एशियन पेंट्स की सेल्स फोर्स में, लेकिन वो स्ट्रेस पिछले 6 महीने में काफ़ी कम हुआ है। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे 2780 पे डे हाई पर, और याद रखिएगा ये प्राइस क्या है, ये प्राइस क्या है 8 नवंबर 2024 को। इसमें एक मेगा ब्रेकडाउन था, उससे पहले की लगभग 4 साल की ट्रैजेक्टरी। इस प्राइस टच के साथ आप उस जोन में आ चुके हैं। यतिन से नंबर्स को और थोड़ा समझते हैं। यतिन, नंबर्स अच्छे हैं, बाजार ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, थोड़ा सा और बाकी से समझाइए नंबर्स को। वीरू देखिए, जो मार्केट है वो वॉल्यूम ग्रोथ देख रहा है और जिस तरीके से इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ तक के इश्यूज को एड्रेस किया है Q2 में, और वो भी एक मॉनसून क्वार्टर में, ग्रोथ काफ़ी सॉलिड दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे बिजनेसेस को देख लें जहां वो किचन में बिजनेस करते हैं, फर्नीचर साइड पे बिजनेस करते हैं, होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस करते हैं, वहां डी ग्रोथ हुई है। और अगर हम रेवेन्यू पे बीट देखें और जो पेंट बिजनेस का पूरा कारोबार देखें, तो जो डेकोरेटिव पेंट्स बिजनेस है यहाँ आपको डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है, लगभग 11% के आसपास की, और रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 6% का। और अगर हम इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें, जैसे कि जो कार पेंटिंग में यूज़ होते हैं मटेरियल्स, यहाँ भी आपने एक डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेकोरेटिव पेंट से बीट आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से भी एशियन पेंट्स को मदद मिल रही है। और आज का मूव आपको दिखा रहा है कि लोग फिर से एक बार एशियन पेंट्स को देखने लगे हैं, क्योंकि बिरला ओपस में जो रेजिग्नेशन हुआ था हरगावे साहब का, उसके बाद एक 5% रैली आई, उसके अगले दिन भी स्टॉक 2-3% चला और आज भी 5% ऊपर है। तो एक फ्रंटलाइन स्टॉक 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही 10% का मूव, तो क्लियरली ये बताता है कि जो बिरला ओपस की इश्यूज हैं, टीथिंग इश्यूज, उसका फायदा एशियन पेंट्स को Q2 में हुआ। और मॉनसून क्वार्टर के बावजूद इतना जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ, तो शायद सेकेंड हाफ में जब आपको GST का बेनिफिट दिख रहा है सीमेंट में और बिल्डिंग मटेरियल्स में, तो शायद एशियन पेंट्स को बेनिफिट सेकेंड हाफ में ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक लीन क्वार्टर में 10% वॉल्यूम ग्रोथ दी है, तो शायद आगे जाके सेकेंड हाफ में नतीजे इंप्रूव होंगे। अगर आप मैनेजमेंट का कोड भी देख ले तो इनको लगता है चीज़ें इंप्रूव होंगी, हालांकि अभी भी चीज़ें डिफिकल्ट हैं, वो डिफिकल्टी से नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली बाजार ने एक सुपर थम्स अप दिया है एशियन पेंट्स के नंबर्स को। वॉल्यूम ग्रोथ मच अबव स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, 4 से 5% का अनुमान था, दुगने से ज़्यादा का बीट आपको वॉल्यूम ग्रोथ पे मिल रहा है एशियन पेंट्स के लिए। जय यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट अभी आऊँगा रीडर्स चेक के लिए आपके पास आऊँगा, लेकिन आपने जो नंबर्स को समझाया, वॉल्यूम्स के जो नंबर है बेहद शानदार, लेकिन जिस ट्रैजेक्टरी में निफ्टी क्लोज होने जा रहा है दैट्स ऑल्सो गुड, बहुत शानदार। इट्स 25880। अनुज, क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे कल के लिए? देखिए वीरू, अगर आपके पास है तो कैरी करें, बहुत सिंपल है मेरा व्यू। अगर आपके पास है तो कैरी करें, और अगर नहीं है तो इस प्राइस पर अनहेज पोजीशन लेने का मतलब नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा हेज करना पड़ेगा। लेकिन एक क्लियरली व्यू तो मार्केट पर लॉन्ग टर्म का पोजिशनली रहा है मेरा, आपको याद ही होगा। IT मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, PSU बैंक्स भी मुझे लग रहा है कि नए ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और मुझे लग रहा है कि कल एशियन पेंट्स में आप एक स्लू ऑफ अपग्रेड्स देखेंगे। अगर ये सब कुछ ठीक रहेगा तो जैसा यतिन कह रहे हैं, अगर वीक क्वार्टर में, ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर में अगर उन्होंने इस तरीके का नंबर डिलीवर कर दिया
और अगर उसके बाद ये वाला क्वार्टर है, ये तो पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर होगा, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल आप मैसिव अपग्रेड्स देखें सुबह सुबह जब ब्रोकरेज नोट्स आएंगे एशियन पेंट्स में। और अच्छा, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में एक और अच्छी चीज़ होती है, इनमें ना आप अगर जब ख़राब क्वार्टर आएँ उनमें अगर थोड़ी सी हिम्मत रखें तो इवेंचुअली इस तरीके के मूव्स आती हैं फिर, क्योंकि डिलीवर तो करना ही है उन्होंने इवेंचुअली। तो खैर ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं और डीलिंग रूम में क्या व्यू मिल रहा है उनको वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें सबसे पहले है लुपिन। यहाँ डीलर्स BTST के एडवाइस दे रहे हैं और आज अक्रॉस द बोर्ड फार्मा शेयरों में बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट औरोबिंदो, बायोकॉन, लुपिन ये सबसे डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, सबसे उच्चतम स्तर पे। तो कहीं ना कहीं 3 बजे के बाद भी यहाँ एक अपमूव आया है। डीलर्स को लगता है 2050-2070 तक के टारगेट्स आपको नवंबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं लुपिन के लिए। और इसी तर्ज पे एस्ट्रल, ये भी एक काउंटर है जहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। दोनों ही सुप्रीम और एस्ट्रल में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और पर्टिकुलरली बात करें तो डीलर्स को लगता है 1600 तक के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट में स्टॉक ने और मोमेंटम दिखाया है और डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी आपको इन जनरल तेजी का मूड माहौल बना के रखना चाहिए। चलिए आप एक काम करते हैं, BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, आप शुरुआत करिए। BTST STBT। BTST और स्टॉक का नाम रहेगा KPIT टेक्नोलॉजीज। अच्छा मूव मिला है, ब्रेकआउट भी मिला है। ट्रेड करें 1244 KPIT टेक्नोलॉजी, टॉप लगाएंगे 1231, मतलब 12 रुपए का। टारगेट 1270 पॉसिबल है KPIT टेक्नोलॉजी। ओके, KPIT मिड कैप IT में पिक करते हुए मानस आपका ट्रेड। देखिए एस्ट्रल में खरीदारी करके जाएंगे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है एस्ट्रल में, तो यहाँ इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। मैं एक मिनट आपके फ्यूचर का प्राइस बता देता हूँ। जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1594 का, तो यहाँ पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1570, 1570 के नीचे, और टारगेट सेट करेंगे 1645 के एस्ट्रल के फ्यूचर में। एस्ट्रल के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। हमें जी बताइए आप क्या पिक करेंगे? जी अनुज, मैं जियो फाइनेंस के साथ जाऊंगा। स्टॉक ने 200 EMA पे सपोर्ट लिया और आज 2-3 सत्रों पहले और आज के सत्र में सारे बाकी मूविंग एवरेजेस वंस अगेन रीगेन कर लिया है। तो 306 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 315 के। ओके, जियो फाइनेंशियल्स विंस्टन ने डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन लाइसेंस होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी आती है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आशीष क्या जी, माफ कीजिएगा आशीष जी, थोड़ा नाम मेरा आपका ट्रेड। मेरा ट्रेड होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में। बहुत समय के बाद में वीरू यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की बैट है लेकिन अच्छा BTST कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ पर टारगेट ऊपर में आता है 415 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 380 का। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। राजेश जी, क्या ट्रेड कैरी करें कल के लिए? मुझे देखिए नया तो ऐड करूंगा नहीं मैं, क्योंकि लुपिन जो इन में है अभी, हमने जब दिया था 2020-22 के आसपास, 2040 के आसपास है, तो हम जो स्टॉप लॉस है वो हम एंट्री पे लेके आएंगे। 2020 का स्टॉप लॉस होगा, लेके जाइए। कल का टारगेट होगा 2060 से लेके 2080। ओके, चलिए अब बीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू बताइए। अनुज, मार्केट बेहद स्ट्रॉन्ग और मेरे ख्याल से कल परसों ये 2 सेशन, एक दिन रिवर्सल का, कल स्ट्रेंथ का, आज अच्छी ब्रेथ लेकर हम जाते हुए कल के लिए आपकी स्क्रीन पे आएंगे टिक्स पहले। और ये कंसिडरेट फिगर्स हैं, मतलब लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग की। लुक एट लॉन्ग्स 106, कल थे करीब 1996, आज एक इसमें सब्सटेंशियल जंप 43 शॉर्ट कवरिंग, यानी कंसिडरेट फिगर्स लगभग 150 के आसपास। शॉर्ट 54 में और 2 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी कम नजर आई। फिर आइए आप जरा एक एक करके स्लाइड्स पे। एशियन पेंट्स नंबर्स का रिएक्शन, और नाउ एशियन पेंट्स इज टॉप डेरिवेटिव गेनर एज वेल। बायोकॉन में शार्पनेस, मेरे ख्याल से मल्टी ईयर ब्रेकआउट, BSC, मैक्स फाइनेंशियल्स, अदानी एंटरप्राइजेस सराबोर है। अगर आप देखें पूरी की पूरी स्पेस, लॉन्ग से इंडसइंड बैंक शॉर्ट कवरिंग का केस और मल्टी मंथ breakout as well as 200 EMA crossed। बंधन बैंक द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक, वो थोड़ा सा आज शॉर्ट कवरिंग आई थी, बाकी बजाज फिनसर्व में शॉर्ट कवरिंग। TCS प्रोसीड करता हुआ 100 EMA की तरफ शॉर्ट कवरिंग। KPIT टेक में अच्छा मूव था यहाँ पे। फिर अब लेके आइए आप इवेंट बेस नंबर्स का रिएक्शन। पीआई इंडस्ट्रीज पर स्टेज, स्टोरेंट पावर,
HCL में पोस्ट नंबर्स मार्जिन बाजार को पसंद नहीं आए, अशोक लेलैंड थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव थी, स्टॉक इसलिए बैकफुट पे आया। नंबर्स में कोई दुराई नहीं कि बहुत शानदार नंबर है। बाकी HFCL, सेल, इंडियन बैंक, फिर एक्समेल्स और कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, बट देखते ही बनता है जिस स्टॉक को, वो है आज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक युग की वापसी हुई है अनुज आज, है ना? वो हर स्टॉक कुछ कहता है ना? कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है, यहाँ जाने कौन रहता है। मतलब कई मैं एक चीज़ बताऊँ, कई कंपनियाँ होती हैं जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। मतलब भले ही हमने तो ज़िंदगी में मतलब कोई आई थिंक मैं तो कभी ख़रीदा नहीं स्टॉक इसका, लेकिन एक मुझे याद है, मुझे पता है इस कंपनी की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा कब हुई थी। नॉट जब इन्होंने 10 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाई। ये एक लौती कंपनी थी इस देश में जिसने कोविड के टाइम पे जब ज़ीरो सेल हुई थी जिस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई थी। आपको याद है सब कंपनियों ने सैलरी कट की थी और खैर कई कंपनियों ने उसके बाद उसको रिस्टोर कर दिया था, लेकिन क्रेडिट टू देम। लेकिन एशियन पेंट्स ने उस समय सैलरी उस क्वार्टर में बढ़ाई थी जिस क्वार्टर में उनकी ज़ीरो सेल हुई थी। और उस समय उनकी मुझे वो स्टेटमेंट याद है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सिंपल मैसेज है कि आप हमारे साथ खड़े रहे, अब टफ टाइम में हम आपके साथ खड़े। और एक ऐसी कंपनी, बहुत टफ होती हैं ऐसी कंपनियां जो जिनसे इन्वेस्टर भी खुश हो, सरकार भी खुश हो क्योंकि टैक्स लगातार बढ़ता रहेगा, और कस्टमर और इन्वेस्टर वो भी खुश हो। मतलब ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं। ये तो मेरे को लग रहा है अगर आधा घंटा और मार्केट ट्रेड हो रहा होता तो ये सर्किट लगा देता 10% का, जिस तरीके के मूव्स हैं। हालांकि स्टॉक चल चुका है अपने लो से, अब वो एकदम लोअर लेवल वाला स्टॉक नहीं है। ये एकदम ऐसा पिटा हुआ स्टॉक नहीं रहा है, अब ऑलरेडी अपने लो से 25% चल चुका है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम लो से 25% चल चुका है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें जगह बाकी है। आप कल देखिएगा इसमें एक के बाद एक सब अपग्रेड्स आएंगे यहाँ पर। मैं भी इस कंपनी का बहुत मुरीद हूँ अनुज, और वो उस क्वार्टर में जब सैलरी हाइक हुआ था ना, पहली बातचीत उसी नंबर्स के बाद मेरी हुई थी सिंगले साहब से, मुझे याद अच्छी तरीके से। घर से मैंने वो इंटरव्यू किया था जब हम सब लोग लॉकडाउन में थे। खैर, एशियन पेंट स्टॉक ऑफ द डे 2829, इसने तमगा ले लिया एशियन पेंट से, वो तमगा BSE से, जो कि पूरे दिन BSE ने अपने हाथ में रखा हुआ था। बट याद रखिएगा बायोकॉन जनाब, इसने जो आज चाल चली है ना, इसने पूरे फार्मा को डोमिनेट किया। एंड बायोकॉन एट 407, याद रखिएगा ये अगस्त 21 के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है सबसे। मेरी शीट्स जो कि डोमिनेट कर रहा है इस वक्त एशियन पेंट्स, अदर देन एशियन पेंट्स, क्या मैं कुछ पिक कर पा रहा हूँ? नो, एज ऑफ नाउ नो। और एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ आज जो बहुत बेहतरीन क्लोज लेके जा रहे हैं। उसमें मैक्स फाइनेंशियल जिसका जिक्र हुआ था, HDFC लाइफ इंश्योरेंस बास्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके जा रहा है। और अगर आप देखें तो इसमें बजाज फिनसर्व ने एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट करी, और बजाज फिनसर्व ने वही किया जो इसने मेरे ख्याल से CY25 में अब तक किया है। वर्स्ट केस में भी ये 200 डेमा से बहुत बड़ा एक पुलबैक देता है, रिवर्सल देता है। आज का लो इसका था 200 डेमा, एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल दिया वहाँ से। और जनाब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए आप, सब्सटेंशियल OI। आशीष, अगर मैं आपसे कहूँ कि अदानी ग्रुप के किसी स्टॉक को आपको कैरी करना है कल के सेशन के लिए, वो कौन सा होगा? देखिए, हमने अडानी पोर्ट की भी बात की थी। यहाँ पर एक काफी अच्छा मूवमेंट अडानी पोर्ट पे देखा गया, और ओवरऑल अगर आप चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिया। पिछले बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा था वीडियो, और इसने अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर रहा है, वहीं पे क्लोज कर रहा है। तो अडानी पोर्ट मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है। ऊपर में टारगेट अडानी पोर्ट पे करीबन 1560 के देखे जा सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1460 का। और एज अ डिस्क्लेमर, हमारी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। ओके, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर आपकी पोजीशन है, ये आपने डिस्क्लोज किया। बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स द एंड, और देखिए ऑल टाइम हाई के करीब आकर निफ्टी फिर भी काफ़ी करीब रहा डे हाई के, क्योंकि निफ्टी के पास बाकी एम्यूनेशन था। निफ्टी के पास एशियन पेंट्स टुवर्ड्स द एंड, एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें अगर एशियन पेंट्स उसमें एंट्री कर पाया कि नहीं कर पाया। लास्ट के जो कुछ मिनटों के मूव आए उसके बाद 25,856 पर है निफ्टी। लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में आप देखिएगा एक बार, सबसे ऊपर तो खैर रिलायंस है ही, और भारती है, ये तो सुबह से था। एशियन पेंट्स ने एंट्री मारी, देखिए 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एशियन पेंट्स की तरफ से। HDFC बैंक कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स द एंड। एक बार जरा एशियन पेंट्स HDFC बैंक का एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाइए। ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड नीचे आया आपका। ये गाबा सर, HDFC बैंक 1000 कब क्रॉस करेगा?
मैं भी इंतजार में हूँ, लेकिन लगभग चला गया था 1000 के आसपास। बस उसके बाद एक यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, लगता है अभी थोड़ा वक्त और गुजारेगा, एक बार वो 1000 पार कर लेगा, फिर 1040 भी जा जाएगा, लेकिन लगता है शायद 980 एक सपोर्ट है। लेट्स होप इट होल्ड्स। HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक आज पार्टी में बिल्कुल इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 989 पिछली बार प्रकाश सर आपने जब आशीर्वाद दिया था ना, इस बार 1000 के पार तो हो गया था, और कुछ ऐसा ही दोबारा था। तुकबंदी बने तो जरूर बैठाइएगा। बाकी आज थोड़ा सा मिस कर रहा था ये एक्शन को। और एशियन पेंट 6.5% ऊपर हो गया जनाब। अभी जब से हमने यही गुफ्तगू की ना सेल्स फोर्स की, प्राइस हाइक की, ये सब 28 रुपये इतनी देर में और बढ़ गया 30 रुपये। और ये पहला टिक आया था 3:05 पे 26:59 पे 26:59 पे 26:59 से 27:59 27:59 से 28:59। अगर मैं इस कैंडल को कंपैरिजन करूं तो मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से ये इसके करियर की वन ऑफ द वाइल्डेस्ट मूव इंट्राडे मूव होगा। वाइल्डेस्ट, जी हाँ, मेरे ख्याल से। थोड़ा सा और एक्सपेंड करके रात को चार्ट देख लूंगा, बट सीम्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट डे इन एशियन पेंट्स करियर। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा मार्केट की क्लोज की तरफ चलेंगे। निफ्टी बंद हो रहा है करीब करीब 165 पॉइंट ऊपर, यानी कि 25,860 पर। निफ्टी आईटी आज का स्टार कंट्रीब्यूटर था, करीब करीब 2% के करीब की यहाँ पर रैली आई। इसके अलावा आप देखिए निफ्टी बैंक फ्लैट रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी अच्छी रैली थी। मिड कैप तो इनफैक्ट आज ऑल टाइम हाई पर गया, स्मॉल कैप में भी अच्छे मूव्स थे। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में था। 1800 बढ़ने वाले शेयर थे, 1100 गिरने वाले शेयर रहे आज। अब आते हैं हम आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर निफ्टी आईटी क्लियरली आज का स्टार पॉकेट 2% ऊपर। इसके अलावा कैपिटल मार्केट 1.7% ऊपर। ऑटो इंडेक्स यहाँ पर करीब करीब 1.1% की रैली रही। फार्मा इंडेक्स यहाँ पर भी करीब करीब 1% ऊपर। निफ्टी ऑयल एंड गैस ये करीब करीब 0.8% ऊपर। और निफ्टी एनर्जी ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप सेक्टोरल लूजर्स में निफ्टी रियल्टी रहा, करीब करीब 2-3% नीचे था। डिफेंस, मेटल्स और FMCG यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। अब आते हैं निफ्टी के गेनर्स पर, और इसमें नंबर 1 पर आपको दिखाई देगा आज का स्टार स्टॉक, ईजिली स्टॉक ऑफ द अर्निंग सीजन, एशियन पेंट 6.5% ऊपर, और अदानी इंटरप्राइजेस 5% ऊपर। टेक महिंद्रा, TCS, HDFC लाइफ और बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम रहा। लूजर्स में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, श्रीराम फाइनेंस, BEL, JSW स्टील और ग्रासिम। तो ये कुल मिलाकर आज का मार्केट का लेखा जोखा। लेकिन एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो रह गया वो वीरू रह गया बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में बंद हो रहा है। ऑलमोस्ट डे लो पर आ गया बैंक निफ्टी, कर्टसी मेनली HDFC बैंक जो टुवर्ड्स द एंड उस सिंक हुआ। लेकिन फिर भी निफ्टी 25,870 पर और शानदार मोमेंटम के साथ एक शानदार क्लोज। जी, शानदार क्लोज और एग्जिट पोल का रिएक्शन, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप देखें उस टिप्पणी का असर काफ़ी हद तक बाजार में पड़ा। और निफ्टी आईटी आज 2% ऊपर। याद रखिएगा, निफ्टी आईटी ने एक लंबे अंतराल के बाद 10 जुलाई 2025 के बाद पहली बार दीदार किया, स्पर्श किया 200 डे मार्क को। इन सब पहलुओं पे कल भी होगी बात, एंड मोस्ट स्पेशली एशियन पेंट्स ये नंबर क्या आई थिंक छाप छोड़ रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस पर, उनके व्यूज सब कुछ लेके हाजिर होंगे सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।